शिवा उसको भी जगा लो। वो सबसे पहले 2 बजे वो बोल रही थी ना, क्या नाम है उसका, तुम्हारी सिस्टर वो हर्षिता, उसको भी बुला लो, फोन लगा लो उसको, नहीं तो चलो। तो अभी जितने लोग क्लास में जुड़ गए हैं सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्यों बोले यार, गुड आफ्टरनून। सुबह सुबह वाला दिमाग में चल रहा है ना, तो गुड आफ्टरनून सबको। पिछली क्लास हम लोग जहां रोके थे उसी क्लास को अभी शुरू करेंगे। एक बार बात कर लेते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान के बारे में, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। और रसायन विज्ञान का अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, सबसे पहले दिमाग में रखो कि ये लेक्चर 8 है। टोटल अभी तक 7 लेक्चर हो गए हैं, लेक्चर नंबर 8 है ये। और पिछला जो लेक्चर हमारा था वो क्या था, ठोस, द्रव एवं गैस तथा इनके गुण। ठोस, द्रव, गैस तथा इनके गुण। और इसका मुख्य क्लास जो है, एक्चुअल जो क्लास इसकी हुई है वो इसका पार्ट 1 निकल चुका है, 1.5 घंटे की क्लास अभी जो सुबह हुई थी, पार्ट 1 इसका हो चुका है। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 इसका भाग 2 शुरू करेंगे हम। भाग 1 इसका कंप्लीट हो गया है और भाग 1 जिसको आ रहा है उसको ये भाग 2 एकदम रटना नहीं पड़ेगा, सिंपली समझ में आएगा। हाँ, कंसेप्ट बहुत कुछ बातें हम यहाँ भी समझेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें आपको सब कुछ आता है। सब कुछ आता तो फिर पढ़ाता है नहीं, तो इसमें भी बहुत कुछ चीज़ें हमको। कोई कुछ बोला है नहीं, ठीक है। अब क्लास शुरू हो गई है तो अब कमेंट चैट बंद हो जाना चाहिए। रसायन विज्ञान का मौलिक सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने सिलेबस की भी बात किया था, सिलेबस दिखाया था आपको, लूसेंट की भी बात किया था। जस्ट आज ही के दिन वो लेक्चर हुआ है, इसलिए आपको मेमोराइज करने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। जिसको मेमोराइज करना है वो पिछला लेक्चर में जाके कर लेगा। ठोस, द्रव, गैस का पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 कर रहे हैं। अब तक केमिस्ट्री के 7 लेक्चर हो गए हैं, ये 8वां लेक्चर है। अब क्या पढ़ना है इसमें, शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने बहुत कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा कि आखिर में ठोस, द्रव, गैस होते ही क्यों हैं, क्या कारण है, सब कुछ देख लिया था। अब हम इस लेक्चर में शुरुआत करेंगे ठोसों के गुण से। ठोस क्या होते हैं और ठोस के गुण क्या हैं। ठोस क्या होते हैं और इनके गुण क्या हैं, ये हम देखेंगे। एक एक का पढ़ेंगे। ठोस का पहले पढ़ेंगे, फिर द्रव का पढ़ेंगे और फिर गैस का पढ़ेंगे। इन तीनों का ही पढ़ना है। क्यों ऐसा, ये सब हमने पिछले क्लास में कर लिया है। तो चलिए, ठोस और ठोस के गुण, ठोस और ठोस के गुण के बारे में देख रहे हैं। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा। इसमें इस लेक्चर में आपको मैं बोल के लिखवाऊंगा, क्योंकि सारी बात बोर्ड पर नहीं लिखूंगा। सबसे पहले ठोस क्या होते हैं, तो ये परिभाषा आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी मैं बोर्ड पे एक बार लिख दूंगा। द्रव्य का ऐसा प्रकार, द्रव्य का ऐसा प्रकार जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन निश्चित होता है, आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। तो आप क्या कहलाते हैं आगे तक नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं द्रव्य का ऐसा प्रकार जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। और ये बात तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, लेक्चर नंबर 1 में भी इसकी बात हुई थी। बट इतनी बात से आगे बनना नहीं है, कुछ हमें इसको और डिटेल पे ले जाना है, जिससे कि एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन हम कर सकें। अब ठोसों के
प्रकार पे नहीं जाएंगे, पहले गुण देखेंगे। ये क्या है, सबको पता है कि आकार निश्चित होता है कैसे, आयतन निश्चित कैसे होता है, हमने पहले देख लिया है। आकार क्यों निश्चित रहता है, थोड़ा पिछले क्लास को रिवाइज करो। कोई पूछ ले कि आकार इसका निश्चित क्यों है, आकार इसका निश्चित क्यों है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें भी अणु तो हैं ही, इसमें भी, इसके भी अणु तो हैं, लेकिन इसके अणु क्या होते हैं, काफ़ी पास पास होते हैं। इसके अणु काफ़ी पास पास होते हैं, और पास पास होते हैं, इसका कारण क्या है, तो पास पास होने का कारण ये है कि हमने पीछे पढ़ा है, जिसको अभी लिखेंगे। पास पास हो रहे हैं, इसका मतलब है कि अंतरा आणविक बल क्या है, ज़्यादा है। अंतरा आणविक, पिछली क्लास में आप देख के देखिए, अंतरा आणविक बल इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। और तापीय ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तापीय ऊर्जा कम होती है, तापीय ऊर्जा इसमें कम रहेगी, थर्मल एनर्जी। अंतरा आणविक बल इसके अणुओं के बीच में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बात पीछे की क्लास में हम देखे हैं, तो इसलिए उसका आकार कैसा रहेगा, निश्चित आकार रहेगा। अणु हिल ही नहीं पाएंगे, अणु गति तो करते हैं। आपके दिमाग में आया कि इसके अणु गति नहीं करते हैं क्या, तो करते हैं। मैं पिछली क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ, इसलिए अगर किसी को पिछली क्लास नहीं पता है तो पिछली क्लास देख लेगा इसको देखने के बाद फिर से। तो यहाँ पर इसके अणु भी गति तो करते हैं, लेकिन इतने पास पास होते हैं वो कि केवल वाइब्रेशन ही थोड़ा बहुत हिल पाते हैं, बहुत ज़्यादा हिल ही नहीं पाते हैं। थोड़ा बहुत भी हिल पाना क्या मतलब, इस तरीके से वो हिल रहे हैं कि हम समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए उसका आकार कैसा है, निश्चित, और आयतन क्या है, जगह भी हमेशा वो निश्चित घेरेगा। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मोबाइल है, इसको कहीं भी रखेंगे हमेशा इक्वल जगह ही घेरेगा। इसको अगर मेरा यहाँ पे जेब होता तो एक इतना बड़ा जेब चाहिए इसको रखने के लिए, इससे छोटे जेब में रखना चाहूँगा दबा के ऐसे हम तो नहीं रख पाएंगे, आगे देखेंगे इसके। अब बात करते हैं गुण का। गुण वाली बातों में कुछ बातें मुझे बतानी पड़ेंगी, कुछ बातें आपको ऑलरेडी पता है। तो गुण में क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे कि ठोस, पहला गुण इसका रहेगा ठोस दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब क्या, रिजिड बोलते हैं इंग्लिश में, और आप सिंपल बोल सकते हो तो कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। ठोस जो होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं। मैं कोई अपवाद की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, धातु अधातु में देखेंगे उसको, ठीक है ना। धातु अधातु जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो एकदम कठोर नहीं होते हैं, सोडियम और पोटेशियम जैसे, तो वो हम धातु अधातु में देख लेंगे, यहाँ नहीं देख रहे हैं। अच्छा, ठोस कैसे होते हैं, पहला पॉइंट लिखते रहो साथ में। ठोस कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, आकार आयतन निश्चित हमने देख लिया। अगला क्या रहेगा, तो हमने अभी देख लिया कि अंतरा आणविक बल इसमें क्या रहता है, फिर भी मैं लिख रहा हूं, पॉइंट 2 पर लिख लो। अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल अपेक्षाकृत सबसे अधिक होता है। अपेक्षाकृत मतलब क्या, इन बाकी जो 2 और पढ़ेंगे उसके अलावा, और बाकी अलग तो जो 3-4 अवस्थाएं 3 और देखे हुए हैं, वो अवस्थाएं तो ऑलरेडी सामान्य ताप पर मिलते ही नहीं है, पीछे क्लास में देख लेना। अंतरा आणविक बल अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा होता है। अंतरा आणविक बल इनके अणुओं के बीच में अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा होता है। तीसरा गुण क्या दिमाग में आपको रखना है कि ठोस जो होते हैं ये असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, या अनसंपीड्यता का गुण दिखाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इनको दबाया नहीं जा सकता है। अभी हम देखेंगे इनका एक और रूप आएगा, इनको दबाया नहीं जा सकता है। अभी वही बता रहा था कि मोबाइल को अपने में दबा के मैं चाहूँ कि छोटे से जेब में रख लूँ, यह संभव नहीं है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये असंपीड्य होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, असंपीड्य रहते हैं। और क्या देखेंगे इसमें आप, तो इसमें 2-4 बातें और आपको दिमाग में रखना है ठोसों में, कि 2 ठोसों के बीच में, 2 ठोस
एक दूसरे के साथ आपेक्षिक गति करते हैं तो एक दूसरे के साथ, पिछली क्लास में बता चुका हूं, आपेक्षिक गति अगर इनके बीच में होती है, दो ठोसों के बीच में आपेक्षिक गति करते हैं तो कौन सा बल लगेगा? आपेक्षिक गति करते हैं तो घर्षण बल लगता है। घर्षण बल कार्य करता है इनके बीच में। और घर्षण बल क्या है? पीछे हमने थोड़ा सा दिखाया था कि एक ठोस दूसरे ठोस पर अगर गति करना चाहता है तो हमेशा क्या होगा? उनके बीच में गति के विरुद्ध एक बल कार्य करता है, वो घर्षण लगता है। क्योंकि यही चीज हम श्यान देखेंगे उधर, और श्यानता में पढ़ा दिया हूं आपको। और ठोसों के कुछ गुण में हम क्या देख सकते हैं? तो एक और चीज समझो कि एक और ठोसों का जो गलनांक होता है, ठोसों का गलनांक समझ ही रहे हो कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गल जाता है या द्रव बन जाता है। गल जाना अगर आपको दिक्कत हो तो द्रव जैसा बन जाता है, पिघल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गलनांक। तो इनका गलनांक कैसा रहता है? इनका गलनांक लगभग निश्चित रहता है। निश्चित इसलिए बोल रहा हूं, अभी देखिएगा इसके दो प्रकार दिखाएंगे, वहां थोड़ा सा अंतर आएगा। तो इनका गलनांक निश्चित रहता है, और उसके साथ साथ आप दिमाग में रखेंगे कि इनका गलनांक निश्चित रहता है और अक्सर उच्च रहता है। ठोसों का गलनांक भी अक्सर रहता है क्या? उच्च रहता है। हमेशा नहीं, कुछ अपवाद भी मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम इनका गलनांक भी क्या रहेगा? उच्च रहता है। और क्या चीजें समझ सकते हो घनत्व के बारे में? तो घनत्व क्या है? ठोस में अणु जो होते हैं क्या होते हैं? पास पास होते हैं ना। मैं पीछे क्लासों में अब समझा चुका हूं, जितना पास पास रहेंगे उतना घनत्व ज्यादा है। अब घनत्व के फार्मूले पर नहीं जाएंगे, m/v, टेक्निकल बात करेंगे, आपको दिक्कत होगी। कितना द्रव्यमान कितने आयतन में है, मैंने इसको सिंपल भाषा में पहले क्लासों में समझाया है। जितना अणु पास पास हैं, समझ जाओ कि घनत्व ज्यादा है। तो ठोसों का घनत्व क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठोसों का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, यह आप दिमाग में रख लोगे। और क्या कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी है? तो ठोस दृढ़ होते हैं ना, कठोर होते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि ठोसों के कठोरता को मापने का पैमाना क्या होता है। जितने फैक्ट, ये टॉपिक अब फैक्ट पे चल रहे हैं। पिछला लेक्चर जो था वो किस पर था? कंसेप्ट पर। कंसेप्ट की बातें हुई। अब यहाँ पे फैक्ट की बातें चल रही हैं। मैक्सिमम फैक्ट यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। ठोसों की कठोरता को, ये दृढ़ होते हैं ना, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। तो ठोसों की कठोरता को एक पैमाना होता है, और ये पैमाना आप लोग भूकंप जब पढ़ते हो तब भी पढ़े होगे। मोह पैमाना। ठोसों की कठोरता को मोह पैमाना पर मापा जाता है। बस अभी इतना दिमाग में रखो, प्रीलिम्स में कभी पूछ लेगा कि ठोसों की कठोरता मापी जाती है। कोई सिंगल फैक्ट आपके दिमाग से इधर उधर ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ठोसों की कठोरता को मोह पैमाना के आधार पर मापा जाता है। उसके बाद और जनरल इसमें गुण क्या मिल जाएगा? गलनांक हो गया, अंतरा आणविक बल हो ही गया। अंतरा आणविक बल इधर बता दिया, तापी ऊर्जा कम होता है बता ही दिया। तो इतनी लगभग मैक्सिमम चीजें हैं जो जनरल गुण में इसके पूछेगा। भौतिक गुण में अगर ठोस के बारे में पूछेगा तो इसी में से कुछ घुमाएगा। बाकी सारा कॉन्सेप्ट पिछले क्लास का है, जो पिछला क्लास हुई थी उसको दिमाग में रखेंगे तो ये चीजें बना पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको आगे और हम बढ़ाएंगे, और वो क्या होगा? ठोसों के प्रकार, ये कंसेप्ट है। थोड़ा इसको समझेंगे आप, क्योंकि यहां पर भी कंसेप्ट थे, लेकिन यहां के कंसेप्ट हमने पिछले क्लास में कर लिया है। अंतरा आणविक बल, तापी ऊर्जा, ये सारी बातें तो दिक्कत आपको यहां नहीं जा रही हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है ठोसों के प्रकार। तो जो ठोसों का प्रकार है, अभी लिखना नहीं है, 2 मिनट रुक जाओ। ठोसों का जो प्रकार है, ठोस में जो अणु और परमाणु लगे हुए हैं, ठोस भी है तो द्रव्य, तो अणु और परमाणु जो मिलकर उसको बना रहे हैं, अगर उनकी स्थिति को देखा जाए, उनकी स्थिति किस तरीके से वो अरेंज हैं, उनकी स्थिति या उनकी व्यवस्था को अगर हम ध्यान में रखें, तो उनकी व्यवस्था के आधार पर इनको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस। यहाँ आपको एक शब्द समझ में आएगा कि हम बोलते हैं कि क्रिस्टल क्लियर हो गया है, हमको कोई कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो क्या क्रिस्टल क्यों बोलते हैं, क्या मतलब होता है, पिछली क्लास में बताया था ना, यहाँ समझ में आएगा। क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। इसी बात को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रिस्टलीन सॉलिड, और इसको हम बोलते हैं नॉन क्रिस्टलीन बोल दो, इसके आगे नॉन लगा दो, या एमॉर्फस भी बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। थोड़ा समझते हैं इसका मतलब क्या है, पहले समझ लो फिर फैक्ट लिख लेंगे। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या है, मैं इमेजिन कर ले रहा हूं कि एक कोई ठोस है और ठोस का नाम अपने मन से कुछ रख लेते हैं। मान लेते हैं ठोस का नाम, अपने मन से का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना, तो कटप्पा रख लो, ठोस का नाम है कटप्पा। और कटप्पा में अणु कौन कौन से हैं, मान लेते हैं कि इसके अंदर अणु परमाणु जो लगे हुए हैं वो 2-3 तरीके के चीज़ें मिल के ठोस बना हुआ है। जैसे बर्फ ठोस है, कुछ भी और भी चीज़ ठोस, जरूरी तो नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल से होगा, हम धातु की बात तो यहाँ कर नहीं रहे हैं। तो अलग अलग मॉलिक्यूल से अगर ठोस बना हुआ है, मान लेते हैं कि इसमें 2 प्रकार के मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है, इसमें एक मॉलिक्यूल है एक्स का, एक्स प्रकार का, एक है वाई प्रकार का, 2 मॉलिक्यूल मिलके इसको ठोस को बना रहे हैं। तो ये कैसे बनेंगे, देखो एक निश्चित पैटर्न बनाएंगे ये। जैसे देखो एक्स है, एक्स के बाद अगला जो आएगा वो मान लो एक्स आ रहा है, लेकिन फिर इसके बाद अगला हमने देखा कि वाई आया, फिर हमने इसके बाद देखा कि एक्स आया, फिर इसके बाद देखा हमने कि एक्स आया। बस अब हमको अरेंज समझ में आ गया है कि हर 2 एक्स के बाद एक वाई आएगा। देखो हर 2 एक्स के बाद एक वाई आ रहा है, फिर इसके बाद क्या होगा, 2 एक्स आएंगे, ये 2 एक्स आ गए, फिर इसके बीच में एक वाई आ रहा है। तो इनका जो रूल रहता है एक निश्चित रूल से बंधे होते हैं, इसके मॉलिक्यूल एक निश्चित नियम के द्वारा अरेंज रहते हैं। और ध्यान रखो कि 2 चीज़ें इसमें दिमाग में रखना है। एक तो ये जो पैटर्न है कि 2 एक्स के बाद एक वाई, ऐसा ही नहीं अपने मन से कुछ बना लो तुम, लेकिन एक रूल होना चाहिए कि हर जगह वो रूल दिखे, कहीं रूल वो टूटना नहीं चाहिए। और ये जो बीच की दूरी है ना, एक्स के बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहेगी, कभी कम ज़्यादा नहीं होगी। इसके बीच की दूरी जितनी है वो हमेशा फिक्स रहेगी, कभी कम नहीं होगी। इसके बीच की दूरी जो है कभी फिक्स नहीं होगी, कभी भी अलग अलग नहीं होगी। एक्स और वाई के बीच की दूरी एकदम फिक्स होगी हर जगह, जहां कहीं भी देख लो, इस एक्स और इस वाई के बीच की दूरी फिक्स, जितना यहाँ उतना ही यहाँ, जितना यहाँ उतना ही यहाँ, जहां जहां ये मिलेंगे दूरी फिक्स रहेगी और पैटर्न भी क्या रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गोल ही क्यों बना रहे हैं, थोड़ा सीधा बना दो तो सीधा बना लो। ये देखो एक्स है, थोड़ा अलग तरीके से इस बार देख लो, एक्स है, एक्स के बाद मान लो वाई आता है, फिर एक्स आता है, फिर वाई आता है, फिर एक्स आता है, फिर वाई आता है, ऐसे अरेंज है। ये देखो एक्स है, यहाँ पे एक्स के बाद यहाँ पे वाई आया, फिर एक्स आया, फिर वाई आया, फिर एक्स आया, फिर वाई आया, फिर एक्स आया। देख रहे हैं एकदम निश्चित पैटर्न में रहेगा, पैटर्न में इसके कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब कहीं भी कुछ विचलन नहीं आएगा। और उसके साथ साथ ये जो बीच की दूरी है ना, मॉलिक्यूल के बीच की दूरी, अणु या परमाणुओं के बीच की जो दूरी रहेगी, मैं अणु या परमाणु बोल रहा हूं तो ध्यान रखें आप कि अणु और परमाणु दोनों अलग अलग बातें हैं।
मैं पहले ही बोला हूं कि आने वाले लेक्चर में अणु परमाणु हम पढ़ेंगे, पहले ये बेसिक पढ़ लें, फिर जितना ज़रूरत होना चाहिए अणु परमाणु के लिए उतना मैंने आपको समझा दिया है। तो कोई पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो बताओगे ऐसे ठोस जिसको निर्मित करने वाले अणुओं या परमाणु एक निश्चित क्रम में एक दूसरे से बंधे होते हैं और उनके बीच की दूरी भी क्या होती है, फिक्स होती है, निश्चित होती है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो इसमें क्या होगा, देखो रूल ही फॉलो नहीं होगा। ये x है, दोनों बना के दिखा रहा हूं, x है, x के बाद x आया, ठीक है, फिर y आया, ठीक है, लेकिन फिर क्या आ गया, फिर y आ गया, फिर x आ गया, फिर कहीं भी y आ गया, कहीं भी x आ गया, कहीं भी कुछ भी आ रहा है। कोई पैटर्न हम लॉजिक निकालना चाह रहे हैं, कुछ लॉजिक मिल जाए तो इसको ढूंढ ढूंढ के यहाँ पागल हो जाएंगे, कोई लॉजिक मिलेगा ही नहीं। इसमें एकदम लॉजिक मिल जाएगा हमको कि क्या हो रहा है, 2x के बाद 1y, 2x के बाद 1y, 2x के बाद 1y, इसमें लॉजिक मिलेगा ही नहीं। जैसे ही 2-4 जगह पे देखेंगे कि हाँ यार 2x के बाद y आ रहा है, थोड़ी दूर आगे जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि 2y के बाद 1x आ रहा है। तो पैटर्न ही श्योर नहीं रहेगा और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। अगर सीधा बनाना है इस टाइप का तो क्या होगा, देखो x है, y आया, हमको लगा कि x के बाद y आएगा, लॉजिक मिल रहा है। पता चला कि अगला हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, अपने से सोच रहे हैं कि पक्का x आएगा, अगर इसको दिमाग में रखे हैं तो ये आ गया y, फिर सोचे कि अब तो x आएगा ही, फिर y आ गया, फिर सोचे कि x आएगा, फिर y ही आ गया, फिर सोचे कि अच्छा अब तो y ही आना चाहिए क्योंकि इसको देख के लग रहा है कि y आ रहा है, तब तक x आ गया। तो प्रिडिक्शन हो ही नहीं पा रहा है। और इनके बीच की दूरी जो भी रहेगी ना, यहाँ पे मैं बना रहा हूं तो कोई स्केल लेके नहीं बना रहा हूं, इसके अणुओं परमाणुओं के बीच की दूरी फिक्स रहेगी, इसमें दूरी फिक्स नहीं रहेगी। इसमें कहीं ज़्यादा दूरी है, कहीं कम दूरी है, कहीं ज़्यादा दूरी है, कहीं कम दूरी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय और ये है अक्रिस्टलीय। मूल अंतर यही है, बाकी तो फिर हम फैक्ट लिखेंगे। कंसेप्ट समझ गए क्या मैं बोल रहा हूँ। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसमें अणु एक दूसरे से जुड़ के एक निश्चित पैटर्न बनाते हैं और उनके बीच की दूरी भी क्या रहती है, एकदम फिक्स रहती है। अक्रिस्टलीय ठोस में अणु या परमाणु आपस में एक निश्चित पैटर्न में नहीं मिले होते हैं, एक निश्चित पैटर्न में नहीं बंधे होते हैं, बल्कि उनका पैटर्न अनियमित होता है, नियमित नहीं होता है, कोई लॉजिक उसमें नहीं मिल पाएगा। और उनके अणुओं और परमाणुओं के बीच की दूरी भी क्या रहती है, उनके अणुओं और परमाणुओं के बीच की दूरी भी फिक्स नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं सीधी, कहीं टेढ़ी, इस तरीके से बन जाएंगी। तो अब लिखो थोड़ा सा इसको, पहले ठोसों के प्रकार में मैं एक लाइन बोल रहा हूं, लिखो ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था, लिखो इसको हेडिंग डालो ठोसों के प्रकार, और यहां पे लिखो एक लाइन, फिर डायग्राम बनाना। लिखो क्रिस्टल क्लियर, अभी और समझ में आएगा। यहां तो ये तो अभी तुमको समझ में आ गया ना कि क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय क्या है। अभी क्रिस्टल क्लियर क्यों बोल रहे हैं वो थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, अभी वो नहीं आया। अभी तो मैंने सिर्फ आपको क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस लिखा रहता है। देखो अगर शायद देखोगे तुम, अब तो मैं इसमें पता नहीं कहाँ चला गया होगा, उस समय निकाल कर रखा था केमिस्ट्री वाला पार्ट, मुझे लगता है कि इसमें भी कहीं वो शब्द यूज किया होगा क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, और एग्जाम में एकदम सिंपल बात पूछ लेगा। अब निकालना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ होगा, देख लेना तुम लोग। क्रिस्टलीय ठोस में अणुओं परमाणुओं का पैटर्न होता है, ऑप्शन में नियमित आंसर हो जाएगा। अक्रिस्टलीय में अणुओं परमाणुओं का के बीच की दूरी होती है निश्चित, अनिश्चित, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा अनिश्चित। इसमें दूरी अनिश्चित, इसमें दूरी निश्चित, इसमें पैटर्न निश्चित, इसमें पैटर्न अनिश्चित। ये आपको प्रीलिम्स के हिसाब से होगा। और मेंस के हिसाब से पूछ लिया कि क्रिस्टलीय, क्योंकि राज्य पीएससीओं में साइंस का बड़ा महत्व है, यूपीएससी में उतना महत्व नहीं है। मेंस के लिए तकनीक ज़्यादा पूछता है, इसमें पूछ लेता है। पुराने पेपर्स जाकर देखो, पूछ लेगा कि क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों का अंतर लिखिए, ऐसे ही पूछ देगा वो। गति के तृतीय नियम पूछ देता है, गति के नियम पूछ देता है, तो ये भी पूछ देगा। तो मेंस में भी लिखने के काबिल हो जाएंगे हम, क्लियर रहेगा तो आराम से लिख पाएंगे। लिखो ठोसों के प्रकार में एक लाइन लिखिए। ठोसों के अवयवी, अवयवी मतलब क्या, जिस चीज से बना हुआ है वो घटक। ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था, ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था
में उपस्थिति क्रम की प्रकृति के आधार पर अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थिति क्रम की प्रकृति के आधार पर ठोसों को दो वर्गों में बांटा गया है। कि प्रकृति के आधार पर जो क्रम पैटर्न, क्रम की प्रकृति के आधार पर ठोसों को दो वर्गों में बांटा गया है। अब दो तीर निकाल लो, दो तीर निकालो एक तरफ, बस तीर निकालना, मारना मत किसी को, ठीक है। एक लिखो क्रिस्टलीय ठोस, एक तरफ लिखो अक्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस में डायग्राम ऐसे बना लो पहले तुम लोग, क्रिस्टलीय ठोस में डायग्राम बना लो। भाई कुछ लोग सोच रहे होंगे कटप्पा को क्यों ऐसा पढ़ा दिए, वो तो हमारा फेवरेट एक्टर था, बाहुबली को वही मारा था। अरे कोई बात नहीं, कटप्पा भी तो क्या है, केमिस्ट्री के अनुसार एक पदार्थ ही तो है, एक द्रव्य ही तो है, सजीव पदार्थ है, उसमें भी अणु परमाणु होंगे, उसके अणु परमाणुओं को जमा लिए, तो कुछ गलत नहीं है इसमें। एक डायग्राम ये बना लो जल्दी से, इसके नीचे ये वाला बना लो, ये भी बना लो, इसके नीचे भी ये बना लो, फिर फैक्ट लिखते हैं, क्योंकि समझ में तो इसी से आएगा ना, और फैक्ट अभी लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दोनों तीर में इनका नाम लिखने के बाद इंग्लिश नाम भी लिख लेना, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, और ये डायग्राम बना लो, फिर ये मिटाऊंगा मैं, और फिर फैक्ट लिखेंगे। परिभाषा लिखवा रहा हूं, थोड़ा तेज लिखने वाला काम तेज करिए आप लोग। अब तो समझ ही गए हो, अपने मन से ही बना लोगे। मिटा दूं मैं इसको, हैंड रेज करो। ठीक है, बाकी मैं इसको समझ गए हो आप, अपने मन से ही बना सकते हो। रिकॉर्डेड वाले में से और आराम से बना लेना, समय नहीं लगा रहा। अब इसका मूल बात जब समझ गए, तो अब यही बात हमको यहां पे लिख लेनी है फैक्ट के तौर पे। क्रिस्टलीय ठोस में परिभाषा सबसे पहले लिखो। परिभाषा में लिखो, ठोस का ऐसा प्रकार, मैं एकदम सिंपल तकनीकी भाषा नहीं यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, तकनीकी भाषा बोलूंगा दिक्कत होगी आपको। ठोस का ऐसा प्रकार जिसके अणु एवं परमाणु एक निश्चित क्रम में तथा निश्चित दूरी के आधार पर एक दूसरे से बंधे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ठोस का ऐसा प्रकार जिसके अणु एवं परमाणु एक निश्चित क्रम में तथा निश्चित दूरी के आधार पर एक दूसरे से बंधे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं और निश्चित दूरी पर और निश्चित क्रम में होते हैं। इसलिए दूसरा पॉइंट इसमें तुरंत लिखोगे, पहले इसको कंप्लीट कर लो, लिख लो। इनका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, ज्योमेट्री, ठीक है ना, निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, होगा ही क्योंकि निश्चित पैटर्न में चल रहे हैं। इनका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। और क्या समझना है आपको? अच्छा, इतनी बात पहले समझ गए तो इतना उधर भी लिख लो, साथ साथ चलोगे तो क्लियर समझ में आएगा। अच्छा, इसके नीचे एक लाइन और लिख लो, इन्हें ट्रू सॉलिड कहते हैं। इन्हें ट्रू सॉलिड वास्तविक ठोस कहते हैं। इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं। और यह है क्रिस्टल क्लियर बोलने का मतलब। हम बोलते हैं ना कि क्रिस्टल क्लियर हो गया,
मतलब वास्तविक ठोस, वास्तविक की बात यहां आ रही है ना, इसलिए शब्द ऐसा बना हुआ है। क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये वाला क्या है? आभासी है। ये वाला मिथ्या है, लगता है कि ठोस है, ठोस है नहीं। ठीक है ना, ट्रू सॉलिड नहीं है ये। अभी हम देखेंगे ट्रू सॉलिड नहीं है वो, ये आभासी है, इसलिए हम बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर हो गया। क्रिस्टल इसी का नाम है, देखो क्रिस्टल बोलते हैं इसी को, क्रिस्टली को, तो क्रिस्टल क्लियर, इन्हें ट्रू सॉलिड कहते हैं। अभी और कुछ नीचे लिखेंगे, बट उधर थोड़ा चलते हैं। उधर क्या चलना है? जो एमॉर्फस, ये एमॉर्फस शब्द जो है ना, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। क्या? ग्रीक भाषा, देवनागरी में ही लिख रहा हूं, एमॉर्फस। अमोर्फस बोलते हैं या एमॉर्फस? अमोर्फस ही बोलते हैं। अमोर्फोस, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, अमोर्फोस। और अमोर्फोस ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? आकृति न होना, जिसका आकृति ही न हो, आकृति न होना। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि आकृति नहीं है, प्लास्टिक की आकृति है, एग्जाम्पल अभी दूंगा यहां पे, दोनों का साथ में। आकृति न होना, प्लास्टिक की आकृति है लेकिन एक्चुअल आकृति उसकी नहीं है, वो आभासी जैसी आवृत्ति है। तो क्या बोल रहा है? एमॉर्फस मतलब आकृति नहीं होना। अब इसका परिभाषा लिख लो, पहले तो ये बात लिख लो उसके नीचे कि एमॉर्फस शब्द ग्रीक भाषा के एमॉर्फस से लिया गया है। एमॉर्फस ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है आकृति न होना। अब परिभाषा लिखो, परिभाषा इसको देख कर ही लिख सकते हो। लिखो, ठोस का ऐसा रूप, मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पर। ठोस का ऐसा रूप जिसके अणु एवं परमाणु अनिश्चित क्रम में, एक निश्चित नहीं, डायरेक्ट लिखो, जिसके अणु एवं परमाणु अनिश्चित क्रम में तथा अनिश्चित दूरी के आधार पर, अनिश्चित क्रम में तथा अनिश्चित दूरी के आधार पर एक दूसरे से बंधे होते हैं। पहले समझा दिया हूं, वही लिखवा रहा हूं, किताबी भाषा नहीं लिख रहे हैं। अनिश्चित क्रम में एवं अनिश्चित दूरी के आधार पर एक दूसरे से बंधे होते हैं और क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। और जाहिर सी बात है, अनिश्चित दूरी है तो एकदम सर्टेन कोई इसका ज्यामितीय रूप नहीं होगा। तो लिख लो, इनका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। नीचे लिखो, इनका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। इनका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। तीन बातें इधर लिखे हैं, तीन उधर भी लिख लें साथ साथ, फिर आगे बढ़ें। तीसरी बात इसकी क्या रहेगी, आप खुद ही समझ सकते हो। तीसरी बात इसकी रहेगी, इन्हें आभासी ठोस अथवा अतिशीतित। कोई चीज ठंडा करते हैं तो वो ठोस बनता है ना, द्रव को ठंडा कर दो ठोस बन जाता है। तो अतिशीतित मतलब एक तरीके से द्रव जैसा ये व्यवहार करते हैं, तो बोलते हैं कि इन्हें आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव कहते हैं, द्रव, द्रव्य नहीं, लिक्विड। इंग्लिश से बोलते हैं सुपर कूल्ड, सुपर कूल्ड, सुपर कूल्ड, देख लेना स्पेलिंग, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। लिख लो इन्हें आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड, कोल्ड नहीं कूल्ड ठंडा, सुपर कूल्ड द्रव कहते हैं। अब थोड़ी सी बात और इसमें, द्रव कहते हैं। अब इसमें थोड़ी सी बात और वो क्या है, तो जो क्रिस्टली होते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं क्रिस्टली का बता रहा हूं अभी। क्रिस्टली के नीचे लिखो इनका एक निश्चित गलनांक होता है। इनका एक निश्चित गलनांक होता है।
इनका एक निश्चित गलनांक होता है। मतलब किसी का, जैसे इमेजिन कर लो कि किसी भी कोई ठोस है, इमेजिन कर लेते हैं NaCl नमक, और इमेजिन कर लेते हैं कि एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे भी, आप भी दिमाग में मान लो कि समझने के लिए कि इसका 800 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं कि गलनांक है। तो ऐसा नहीं कि इसको गर्म करेंगे तो पहले से पिघलने लगेगा, पिघलते पिघलते 800 पे जाके पिघलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये 800 पे जब हम जाएंगे तभी पिघलेगा, उसके नीचे इस पर कुछ नहीं होगा। इसलिए इसको बोलते हैं इसका निश्चित गलनांक है। प्लास्टिक को देखो, प्लास्टिक को गर्म करते हैं ना, तो उसका निश्चित गलनांक नहीं है, वो पहले से ही थोड़ा सा मुलायम होने लगेगा, थोड़ा नरम होने लगेगा। मतलब वो एक निश्चित रेंज में चलता है, ये फिक्स्ड पॉइंट पर चलता है। और अक्रिस्टली वाला किस पर रहता है? तो इनका गलनांक एक विस्तृत रेंज में होता है, विस्तृत परास में होता है, विस्तृत परास होता है। परास मतलब होता है रेंज। और इसका मतलब क्या है, नहीं समझ में आए तो आप समझ लो कि ये एग्जैक्ट इस ताप पर जाके पिघलेंगे, गलेंगे, जबकि ये क्या होंगे, पहले से ही गलने जैसा माहौल बनाने लगेंगे। ठीक है ना। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रोज पीट पीट के आदत बन गया है, तो उनको जब पीटते हैं तभी वो मुंह अलग बनाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको केवल डंडी निकालो उसके पहले ही रोने लगते हैं, पहले ही माहौल बनाने लगते हैं, आंसू मांसू टपकाने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे पहले ही। तो ये इस टाइप का है। इनके गलनांक एक परास में होते हैं। गरम किया, पिघलेंगे, नरम होंगे, उसके बाद मतलब पहले नरम होंगे, फिर धीरे धीरे पिघल के द्रव बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। गलनांक का मतलब वही है कि द्रव बन जाना। ये भी द्रव बन जाएगा गर्म करेंगे तो, लेकिन ये पहले से माहौल बना के नहीं होगा। ये इस ताप पर ले जाओगे तो द्रव बन जाएगा, और इस ताप से नीचे ले जाओगे तो ये ऐसा नहीं कि नरम हो जाएगा और ये ऐसा होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर लोहा गर्म करते हैं लाल तो हो जाता है, लाल होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पिघलेगा तभी जब उसका जितना गलनांक होगा उस गलनांक पर ले जाएंगे। रबर को करो, रबर को जैसे ही गर्म करोगे, थोड़ा सा अभी सेकोगे तो देखोगे प्लास्टिक का जो बोतल है ना हमारा पानी पीने वाला, उसको गैस पे ले जाना, देखना थोड़ा सा अभी गर्म हुआ तो उसका शेप बदल जाएगा, पिघल के कुछ अलग जैसा हो जाएगा, मतलब नरम हो जाएगा। फिर ठंडा करेंगे, हार्ड हो गया, फिर ले जाएंगे, नरम हो जाएगा। ऐसे करके गर्म कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद द्रव में कन्वर्ट होगा, वो भी बहने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। लेकिन उस बीच में एक विस्तृत परास पर यह काम चलेगी, एक फिक्स्ड पॉइंट पर नहीं चलेगा। तो समझ गए होंगे आप मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें लिख लो इसका एक निश्चित गलनांक होता है, और उसमें लिख लो इनका गलनांक एक विस्तृत परास में होता है, एक विस्तृत परास में होता है। उसके बाद इसमें क्या लिखोगे, एग्जाम्पल एक एक लिख लो, बहुत बड़ा कुछ आना नहीं है, लगभग बेसिक बातें हमने समझ लिया है। इसका उदाहरण लिखो, बहुत कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। इसका उदाहरण में आप लिख सकते हो, अभी तो एक लिखा है यहाँ पे NaCl, सोडियम, और लिख लो क्वार्ट्ज का नाम सुने होंगे आप लोग, क्वार्ट्ज, बहुत से लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो भैया इसको गूगल कर लेना, अब इस पर नहीं जा रहा हूँ। क्वार्ट्ज, और भी देख लो, हीरा क्या है, ट्रू सॉलिड है, ग्रेफाइट क्या है, ट्रू सॉलिड है, इत्यादि। ये सब क्या है, ट्रू रियल सॉलिड है। इनका ग्रेफाइट की संरचना छोटी क्लास में पढ़ते हो, ग्रेफाइट की संरचना ऐसे ऐसे बना के जोड़ते हैं ना, हीरा का भी बनाते हैं, तो एक निश्चित पैटर्न फॉलो करते हैं ये। इसका उदाहरण दो चार लिख लो। इसके उदाहरण लिख लो प्लास्टिक, इसके एग्जाम्पल में लिखो प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक रबर, पाउडर क्रीम, जो पाउडर लगाते हैं ना ऊपर पाउडर, तो पाउडर भी इसी में आ जाएगा। क्रीम तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, उसको ना बोलो क्योंकि लिक्विड उसमें मिला दिया गया है। आप पाउडर बोल लो, और भी कुछ पाउडर आपको इस टाइप के मिलते हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। तो प्लास्टिक, रबर, इस टाइप की चीज़ें इसमें आ जाएंगी। कांच भी इसमें आ जाएगा। कांच भले ही आपको लगेगा कि ठोस ट्रू जैसा है, लेकिन कांच को आपको सिलिका रेत वगैरह से बनाया जाता है, आगे पढ़ेंगे
दैनिक जीवन में रसायन के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये कांच जो है ये भी क्या है, आभासी है, सुपर कूल्ड है ये। तो अभी ठोस के बारे में इतनी बात हो गई, एक फैक्ट और बच गया है, और वो फैक्ट क्या है, ठोस से जुड़ा हुआ, उसको भी कर लेते हैं। हम सोचते नहीं हैं कभी कि आखिर में जो हमारा पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, पीरियोडिक टेबल में जो 118 तत्व हैं उसमें कितने ठोस हैं। हालांकि इस पर बड़ा आपको अलग अलग व्यू मिल सकता है। पीरियोड आवर्त सारणी में जो अब तक वर्तमान में, आवर्त सारणी क्या आपके सिलेबस में है, पढ़ेंगे। कुल मिला के वर्तमान में जो तत्व हैं हमारे वो 118 हैं, जिसमें कुछ तो प्रकृति में पाए जाते हैं, कुछ सिंथेटाइज किए गए हैं, मतलब संश्लेषित किए गए हैं, बनाए गए हैं। लेकिन उन 118 में से आप देखोगे तो 11 तो क्या हैं, गैस हैं। कहीं 12 लिखा होगा लेकिन आप 11 दिमाग में रखोगे। 11 गैस हैं और द्रव सामान्य ताप पर अगर हम देखें तो 2 होते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा तो उनका नाम बताऊंगा, मरकुरी और, बता ही देता हूं, मरकुरी और ब्रोमीन। लेकिन थोड़ा सा ताप बढ़ जाता है तो 4 और इसमें आ जाते हैं, +4 और हो जाते हैं। उनका नाम द्रव पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, क्योंकि ये कम है ना तो इनका नाम याद होना चाहिए। 11 गैसों का नाम भी गैस में बताऊंगा। और बाकी बच गए कितने भैया, अगर हम 2 लेते हैं तो 11 2 13, 105 कहीं लिखा होगा ठोस, ठोस कहीं लिखा होगा क्या, 105 कहीं होगा। और अगर 4 2 6 ले लेते हैं और 11 17 तो कितने हो जाएंगे, 101। तो पता होना चाहिए ऐसा, जहां अस्पष्टता है क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हमको पता तो होना चाहिए कि 118 में से अधिकतम ठोस ही हैं। अगर हम इन 2 को द्रव लेकर चलें तो ये क्या है, 105 ठोस हो जाएंगे। और अगर 6 को लेकर चलेंगे द्रव तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। एक और चीज़ अपने दिमाग से आप हमेशा निकाल कर रखिएगा कि ठोस मतलब धातु की बात नहीं चल रही है। अक्सर ऐसी गलती कर देते हैं, खासकर जो लोग साइंस से डरते हैं कि क्या सभी ठोस धातुएं होती हैं। नहीं, ठोस मतलब धातु की बात नहीं हो रही है। ठोस मतलब धातु भी हो सकता है और अधातु भी हो सकता है और उपधातु भी हो सकता है। ठोस धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, उपधातु भी हो सकता है। कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं, जब धातु अधातु पढ़ेंगे, उपधातु तो देखेंगे। लेकिन इतना दिमाग में रखना कि ठोस धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है और उपधातु भी हो सकता है। समझ गए। ठोस के बारे में इतना हमको जानना था। ठोस में इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। ये जो ठोस होते हैं ना, क्रिस्टलीय ठोस, इसके भी 4 प्रकार बन जाते हैं, वो हमारे काम का नहीं है। इसमें किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ें। अगर समस्या नहीं है तो हैंड रेज करो। अच्छा, एक काम और कर लेता हूं मैं, ठीक है, एक काम और कर लेता हूं। ठोस अभी खत्म हो गया है ना, 1 मिनट सुन लो, सुन लिया मैं। ठोस अभी खत्म हो गया है तो मैं एक काम करता हूं, इस वीडियो को एक बार स्प्लिट करके रोक के फिर नया स्टार्ट कर देता हूं, जिससे कि द्रव आ जाए, तो ये तीनों अलग अलग वीडियो में भी आ जाए। किसी को अगर एक एक पार्ट देखना होगा तो उस तरीके से भी देख लेगा। तो चलो भाई, तो ठोस हो गया है। अब ठोस से जुड़ा हुआ चाहे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले, चाहे मेंस में पूछ ले, आप आराम से बता सकते हो। धातु अधातु से जुड़ी बातों पर टेंशन ना लें आप, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं द्रव का, लिक्विड। चलो, अगला टॉपिक है द्रव, लिक्विड। परिभाषा कहने के लिए एक बार लिखना ही पड़ेगा हमें, तो मैं एक बार परिभाषा यहाँ फिर से लिख देता हूँ। हालांकि आइडिया आपको पहले से है इसके बारे में। क्या द्रव्य का ऐसा प्रकार
द्रव्य का ऐसा प्रकार, द्रव्य का ऐसा प्रकार जिसका आकार तो अनिश्चित होता है, जिसका आकार तो अनिश्चित होता है, जिसका आकार तो अनिश्चित होता है। अब इस पर काफ़ी लंबी चौड़ी बात कर लिए हैं, पीछे की क्लास से आप देखेंगे। द्रव्य का ऐसा प्रकार जिसका आकार तो अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं, लिक्विड कहलाते हैं। अब थोड़ा दिमाग में रखो, आकार इसका कैसा होता है? अनिश्चित। जिस बर्तन में रखेंगे वैसा बन जाएगा। एक समोसे के आकार का बर्तन लेकर आके उसमें भर दो पानी को, पानी समोसे जैसा बन जाएगा, वैसा ही आकार धारण कर लेगा। ग्लास में रखोगे ग्लास जैसा बन जाएगा, बोतल में रखोगे बोतल जैसा बन जाएगा। लेकिन उसका आयतन, जगह जो घेरने वाली चीज़ है, वो जगह हमेशा उतना ही घेरेगा, जगह कभी कम ज़्यादा नहीं घेरेगा। ये बात हमने पहले कर लिया है। अब यहाँ थोड़ा समझ लो कि आकार इसका अनिश्चित होता है, मतलब क्या? तो अंतरा आणविक बल दिमाग में रखो, जो पीछे पड़े हुए हैं। अंतरा आणविक बल, यहाँ पे केवल ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ। अंतरा आणविक बल इसका कैसा रहेगा? कम रहेगा। अंतरा आणविक बल ठोसों से क्या रहेगा? कम। और तापीय ऊर्जा कैसा रहेगा? सब आपको कंसेप्ट पता है तो दिमाग में रहेगा। तापीय ऊर्जा क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तापीय ऊर्जा ठोसों से ज़्यादा रहेगा और इसलिए इसके मॉलिक्यूल क्या हैं? दूर दूर हैं। इसके मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर हैं तो आराम से वो कहीं भी बैठ जाते हैं, जैसा भी उसको जगह मिलता है उस अनुरूप बैठ जाते हैं। तो उसका आकार क्या हो जाता है? अनिश्चित। लेकिन आयतन, जगह घेरने वाली जो चीज़ उनकी है वो निश्चित रहेगा, क्योंकि ये इनका जो अंतरा आणविक बल ऐसा नहीं कि एक बहुत कम होता है, कम होता है, ठोस से कम होता है। तापीय ऊर्जा ज़्यादा होती है, उतना ज़्यादा नहीं होती है कि इनका आयतन भी अनिश्चित हो जाए गैस जैसा, लेकिन ठोस से ज़्यादा होती है। तो ये दिमाग में आपको रखना है। अब इसके गुण में आ जाते हैं। इसके गुण देखते हैं, और गुण से पहले एक बार फिर आप इस बात को दिमाग में रख लो कि 118 तत्व हैं हमारे पास। इस 118 तत्व में से कुछ जगहों पर बोला जाता है कि केवल 2 द्रव हैं और कुछ जगहों पर बोला जाता है कि 6 द्रव हैं। 2 द्रव हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 6 द्रव हैं। वो 2 द्रव कौन कौन से हैं? एकदम रूम टेम्परेचर पर 2 द्रव मिलते हैं हमको। एक मर्क्यूरी, लिख लेना है, प्रीलिम्स में पूछ ले कभी। मर्क्यूरी, पारा बोलते हैं, Hg, हिंदी थोड़ा स्पेलिंग गलत हो तो आप लोग चला लीजिएगा। और दूसरा होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन Br। बट 6 और होते हैं। थोड़ा सा तापमान बढ़ता है तो ये भी द्रव जैसा हो जाते हैं। और ये कौन कौन से हैं? 6 हैं, इसलिए नाम याद रखना है। ठोस में 105 या 101 है तो नाम याद नहीं रह पाएगा। बस इतना याद रहे तो बाकी ऑटोमेटिक जो बच गए ठोस हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए आपको दिमाग में रखना है कौन कौन से, मैं नाम लिख देता हूं। एक तो है सीजियम, एक तो है सीजियम, दूसरा है गैलियम, गैलियम। कई बार हम सोचते ही नहीं हैं इन बातों पर, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। गैलियम। अगला रुबिडियम, रुबिडियम। एक देवनागरी एक रोमन चलेगा, समझ में तो आपको आ ही जाएगा। और एक है फ्रांसियम, एक है फ्रेंसियम। ये +4 हो गए ना, और 2 तो हैं ही यहाँ पे। तो फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा कि हमारे 118 जो तत्व अभी हैं। और फिर वही बात कि ये द्रव जो हैं ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन गैस तो आपको पता ही है कि गैस कहाँ द्रव रहेगी। तो आप, हाँ नहीं, आपको यहाँ दिमाग में क्या रखना है, देखो बोलते समय, सॉरी मैं अलग बोल गया, अभी यहाँ समझाया था
कि धातु भी हो सकते हैं, अधातु भी हो सकते हैं, उपधातु भी हो सकते हैं। पिछली बात थोड़ा अजीब सी हो गई है, बट ठीक है, जल्दबाजी में निकल गया वो। ये केवल धातु होते हैं क्या? नहीं। केवल अधातु होते हैं क्या? नहीं। क्या उपधातु होते हैं? नहीं। तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं ऐसा। और मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, नेचुरल अवस्था में जो पाए जाते हैं। अदरवाइज गर्म करेंगे तब तो जो सबको हम क्या कर सकते हैं, द्रव बना सकते हैं। और गैसों को चाहे तो जो हम क्या कर सकते हैं, ठंडा करके द्रव बना सकते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर की बात है। अब गुण पर आ जाओ। गुण में फटाफट लिखना शुरू करेंगे इसके गुण, क्योंकि पीछे पढ़ चुके हैं तो यहाँ ज़्यादा हमको समस्या है नहीं। पहला क्या रहेगा? अंतरा आणविक दूरी। हालांकि यहाँ मैंने लिख दिया, लेकिन फिर से यहाँ आपको कॉपी में आ जाना चाहिए। अंतरा आणविक दूरी ठोसों से कम, अरे अंतरा आणविक बल बोलो, दूरी तो खैर आपको पता ही है, बल दूरी पिछले लेक्चर में समझाया, वहाँ देख लेना। अंतरा आणविक बल ठोसों से कम तथा गैसों से ज़्यादा होती है। गैसों से ज़्यादा होती है। अच्छा, दूरी क्या होगी? तो अंतरा आणविक दूरी क्या रहेगी? ठोसों से ज़्यादा रहेगी, गैसों से कम रहेगी। वो समझ जाओगे तुम लोग। बल और दूरी पहले पढ़ाया हूँ, अंतरा आणविक दूरी कंसेप्ट जान रहे हैं तो आपको ये बात क्लियर है। अब दूसरा इसका गुण क्या है? तापीय ऊर्जा कैसी होती है इसकी? तो तापीय थर्मल एनर्जी ठोसों से ज़्यादा गैसों से कम होती है। सब रिपीट आपको लग रहा होगा बातें, क्योंकि पहले मैंने कंसेप्ट इसलिए समझा दिया है। तापीय ऊर्जा ठोसों से ज़्यादा गैसों से कम होती है। अगला आपको दिमाग में रखेंगे कि ये भी असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का गुण ये भी दिखाते हैं। इनकम्प्रेसिबल मतलब इनको भी दबाना मुश्किल होता है, बहुत जरा सा दब जाते हैं तो दब जाते हैं, अदरवाइज इनको भी दबाया नहीं जा सकता। आप पानी को 1 लीटर पानी को दबा के छोटे से बर्तन में भर लोगे, ग्लास में भर लोगे, नहीं भर पाओगे। तो इनमें भी इनकम्प्रेसिबिलिटी का गुण है, असंपीड्यता का गुण इनमें भी पाया जाता है। ये भी आसानी से दबाए नहीं जाते हैं, बहुत कम, मतलब दबते हैं लेकिन बहुत कम दबेंगे, न के बराबर। ठोसों से अपेक्षाकृत दबेंगे लेकिन बहुत कम, असंपीड्य होते हैं। दिमाग में आपको रखना है ये बात। अगली बात क्या है? इनका घनत्व कैसा रहेगा? तो इसके मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर है ना, तो पिछली क्लास में पढ़े हैं। घनत्व इसका कैसा रहेगा? ठोसों से कम, गैसों से ज़्यादा, गैसों से ज़्यादा रहेगा। ये घनत्व हो गया। और क्या रहेगा? तो जो द्रव होते हैं इनमें श्यानता का गुण पाया जाता है। यहाँ नहीं समझाऊंगा अब मैं। श्यानता का गुण पाया जाता है, बता चुका हूँ श्यानता का गुण क्या है। ठोसों में पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है। पृष्ठ तनाव का गुण क्या है? जाके देखो, पीछे वाला लेक्चर में डिटेल में समझाया गया है। भले केमिस्ट्री है लेकिन इतना समझाया गया है कि केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाए। फिजिक्स के लेवल पर तो खैर अलग से टॉपिक बन जाता है ये। और क्या कर सकते हैं गैसों में? तो और इसमें क्या कुछ कंसेप्ट लिख सकते हैं? मुझे लगता है कि अच्छा, इनमें ये बात तो अपने आप ही में तरल में पढ़ा चुका हूं। इनमें बहने का गुण होता है, सिस्टर वाला बहने नहीं, फ्लो होने का। इनमें बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये गुण है। और एक गुण इसका इंपॉर्टेंट है जिसको कंसेप्ट के तौर पे मैं आपको पीछे नहीं समझाया हूं, उसको यहां समझा रहा हूं। इनमें वाष्पीकरण का गुण पाया जाता है। वाष्पीकरण का गुण पाया जाता है। ठोसों में ये गुण नहीं है। अगर ठोसों में वाष्पीकरण होता तो फिर तकलीफ हो जाती। ठोसों में वाष्पीकरण तब होगा जब उसमें द्रव है, मॉइस्चर है। हमारे शरीर का वाष्पीकरण थोड़ी नहीं होता है। हमारे शरीर में जो लिक्विड है, द्रव है, उस द्रव का वाष्पीकरण हो जाए वो अलग बात है। एक पत्थर भीगा हुआ है, उसमें नमी है, वो नमी वाष्पीकृत हो जाएगी, उड़ जाएगी, लेकिन ठोस वाष्पीकृत नहीं होते हैं। तो ठोसों में वाष्पीकरण का गुण पाया जाता है। और वाष्पीकरण क्या है?
तो वाष्पीकरण मतलब सीधी सी बात समझ लो कि द्रव का गैस के रूप में परिवर्तित होना। और ये वाष्पीकरण जो होता है ना, वाष्पीकरण प्रत्येक ताप पर होता है, इसके लिए कोई विशेष ताप नहीं है। ये प्रीलिम्स में पूछ लेगा, प्रत्येक ताप पर होता है, 0 डिग्री पर भी होगा, प्रत्येक ताप पर होता है। और ध्यान रख लो कि ये निर्भर किस पे करता है, तो एक तो तापमान पर निर्भर करेगा कि तापमान अगर ज़्यादा है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तापमान कम है वाष्पीकरण होगा लेकिन कम होगा। और दूसरा किस पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल पर क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप जाके कपड़ा जब अपना सुखाने के लिए डालते हो तो बोलते हैं कि फैला दो उसको अच्छे से। अगर ठीक से फैला दिए तो जल्दी सूख जाता है, और अगर ठीक से नहीं फैलाए हैं, क्षेत्रफल नहीं बढ़ाए हैं, उसका क्षेत्रफल कम ही रखे हैं, ऐसे ही बनियान धोए और ले जाके ऐसे रख दिए सामने, वैसे ही फैलाए नहीं हैं तो समय ज़्यादा लगेगा, और उसको सही से फैला दिए वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है। वाष्पीकरण में 1-2 बात लिख लो, वाष्पीकरण में 1-2 बात लिख लो। वाष्पीकरण, द्रव में वाष्पीकरण का गुण पाया जाता है, तो कहीं स्टार बना के नीचे वाष्पीकरण में 1-2 लाइन लिखो। वाष्पीकरण एक अति शीघ्र परिवर्तन है। वाष्पीकरण में स्टार बना के लिखना है, वाष्पीकरण एक अति शीघ्र परिवर्तन है जिसमें सतह का द्रव, सतह पर जो द्रव है जहां भी, जिसमें सतह का द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें सतह का द्रव लिक्विड द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। बाकी लिख लिए हो। वाष्पीकरण प्रत्येक ताप पर होता है, वाष्पीकरण प्रत्येक ताप पर होता है, और यह 2 कारकों पर निर्भर करता है, और यह 2 कारकों पर निर्भर करता है। एक कारक क्या है, ताप, दूसरा कारक क्या है, क्षेत्रफल। और दोनों के अनुक्रमानुपाती, अगर अनुक्रमानुपाती शब्द आप समझ जाते होंगे तो क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, ताप ज़्यादा रहेगा वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल कम है वाष्पीकरण कम होगा, तापमान कम है वाष्पीकरण कम होगा। लेकिन वाष्पीकरण के लिए कोई विशेष ताप की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। ये आप सोचते हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी को गर्म करेंगे तभी वाष्प बनेगा, वाष्पीकरण होगा, ये सही नहीं है। प्रत्येक ताप पर होता है, ताप बढ़ाएंगे तो तेज हो जाएगा, अलग बात है। तो ये वाष्पीकरण का गुण पाया जाता है, ये दिमाग में रखो। पृष्ठ तनाव का गुण मैंने बता ही दिया, श्यानता का गुण इसमें पाया जाता है, बता ही दिया। तो कितने हैं ठोस, सॉरी कितने द्रव हैं ये मैंने बता ही दिया। और कुछ मुझे लग रहा है कि इसमें गुण में इसके बच नहीं रहा है। मेंस में अगर आपके आ जाता है पीएससी में तो लिख पाओगे ऐसे ही, और प्रीलिम्स में अगर कोई पूछ लेता है बात घुमाकर तो आप इसमें बता पाओगे। अब एक नोट डाल लो, इसको मैं मिटा रहा हूं, और द्रव में एक नोट डालना है आपको। द्रव के प्रकार वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है कि सांद्र है कम सांद्र है, वो हमारे काम का नहीं है। बेसिक बातें हमको दिमाग में रखनी है। अब एक बात नोट डाल लो, देखो अभी पीछे हमने क्या पढ़ा कि क्रिस्टलीय ठोस ही क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वास्तविक ठोस नहीं होते हैं बल्कि आभासी ठोस होते हैं, या फिर सुपर कूल्ड द्रव ही होते हैं वो। तो ऐसे ही आदर्श द्रव क्या होता है, कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है आदर्श द्रव, आइडियल, आज तक कुछ बना ही नहीं। आदर्श द्रव, जहां भी आदर्श शब्द आ गया समझ जाओ कि मिलना नहीं है हमें। कोई भी चीज़ आइडियल नहीं हुआ है, ना आइडियल कोई माँ बाप हुआ है, ना आइडियल कोई बेटा हुआ है, ना बेटी हुई है आइडियल, ना आइडियल कोई देवता हुआ है, ना आइडियल कोई राक्षस हुआ है, ना आइडियल कोई टीचर हुआ है। आदर्श आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, ना आदर्श कोई गैस हुई है, अभी गैस पढ़ेंगे तो देखेंगे। आइडियल लिक्विड कभी पूछ ले अगर आपसे तो क्या बताओगे, ऐसा द्रव, बस 2 बात दिमाग में रखनी है, ऐसा द्रव
जिसकी श्यानता, श्यानता क्या है समझा चुका हूं, इसलिए समझाया कि बार बार ये शब्द आएगा, विस्कोसिटी, श्यानता और संपीड़ितता, संपीड्यता भी बताया, दबाने वाली चीज। अगर ये दोनों चीजें शून्य हैं, अगर ये दोनों बातें शून्य हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आदर्श द्रव। ऐसा कोई द्रव है ही नहीं जिसमें श्यानता ना हो। पानी के परतों के बीच में पक्का है घर्षण लग जाएगा, पानी तेल को एक दूसरे पे चलाओगे तब भी घर्षण लग जाएगा। खैर एक द्रव की बात कर रहे हैं तो कोई द्रव ही नहीं है जिसमें श्यानता ना हो, शून्य हो जाए। तो आदर्श द्रव वह द्रव होता है, प्रीलिम्स में पूछेगा, आदर्श द्रव होते हैं जिनकी श्यानता शून्य हो, जिनकी संपीड़ितता शून्य हो, केवल ए, इनमें से कोई दोनों में से कोई नहीं। तो इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। परिभाषा लिखने की जरूरत ही नहीं है, इससे ही परिभाषा लिख पाओगे आप। जिसकी श्यानता और संपीड़ितता शून्य होती है, व्यवहार में आज तक ऐसा कुछ मिला नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आदर्श द्रव के बारे में हमने समझ लिया। अब द्रव की जो बात है कंप्लीट हो गई। मैं बोला था ना कि गुण तो पढ़ना 20 मिनट की बात है, 10 मिनट की बात है, गुण में क्या है, लेकिन मुख्य चीज समझने वाली बात थी। अब यहां पे श्यानता आपको पता है, संपीड़ितता भी पता है, दबाने का गुण, जो दब जाएगा। देखो फुटबॉल जो है, फुटबॉल को दबा लेते हैं ना, तो बताओ फुटबॉल क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है कि अक्रिस्टलीय ठोस है? फुटबॉल क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, एमॉर्फस है, दबेगा। जो क्रिस्टलीय रहेगा वो दबेगा नहीं, निश्चित पैटर्न में है, उसका पैटर्न इतना निश्चित है कि वो आसानी से दबने वाला है नहीं। तो द्रव के बारे में सबको क्लियर हो गई बात? किसी को कोई दिक्कत? टाइप नहीं कर सकते तो घंटी बजाओ। पृष्ठ तनाव क्या है मैंने बता दिया था। कुछ लोगों के दिमाग में लगेगा क्वथनांक वथनांक नहीं बता रहे हैं, वो भी बताऊंगा अभी आगे, ठीक है ना। क्वथनांक वगैरह क्या है हम देखेंगे। वही उबलने वाला जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लोग याद रखते हैं ना, वाष्पीकरण वाली बात भी, वो क्वथनांक होता है। तो आगे हम बताएंगे कि इन तीनों को एक दूसरे में कैसे बदल सकते हैं, ठोस को द्रव में कैसे, द्रव को गैस में कैसे, उसके लिए एक डायग्राम बना दूंगा, तो वहां क्वथनांक वाली जैसी कुछ बातें आ जाएंगी। तो द्रव के बारे में आपने समझ लिया, द्रव के बारे में इससे ज़्यादा समझने की हमें आवश्यकता है नहीं। अब हम लोग बात करेंगे गैस का। द्रव के बाद हम लोग गैस के बारे में बात करेंगे। अगर तो गैस के बारे में बात करेंगे तो फिर उसका एक अलग पार्ट बना लेते हैं, जिससे कि मैं अलग अलग पार्ट रहेगा, जिसको केवल कम कम पार्ट देखना है वहां से देख लेगा। 1 मिनट के लिए मैं वीडियो को पॉज करके और फिर गैस पर चलता हूं। चलो, तो हम लोग द्रव पढ़ लिए, अब बात करेंगे गैस का। गैस की अवस्था थोड़ी बड़ी है, द्रव छोटा रहा क्योंकि पहले सारी बातें पढ़ लिए थे हम। कोई डाउट रहेगा, कोई समस्या अगर आपको जाए तो आप पूछ सकते हैं, वैसे समस्या रहने दिया नहीं गया है। अब बात करेंगे गैस का। चलिए, तो अब हम लोग गैस के बारे में बात करते हैं। हमारा टॉपिक है अब गैस, गैसीय अवस्था, गैस। सबसे पहले परिभाषा कर लेते हैं। परिभाषा सबको ही पहले से ही पता है, बट आपके पास रहना चाहिए, खुद भी लिख सकते हो। द्रव्य का ऐसा प्रकार जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाते हैं। आकार अनिश्चित मतलब क्या? गैस को जिस बर्तन में रखो उस बर्तन जैसा हो जाएगा। और आयतन अनिश्चित मतलब क्या? जगह घेरना भी उसका अनिश्चित है। दबा के उसको हम चाहें तो छोटे से सिलेंडर में भर देंगे और छोड़ देंगे फ्रीज रूप में, तो पता चलेगा कि पूरे कॉलोनी में फैल गया। अभी एलपीजी सिलेंडर जो है 14 लीटर के आसपास भरा हुआ है, इतने जगह में उसका नोजल खोल दिया जाए, पड़ोसी दौड़ के आके बताने लगेंगे कि आपका
सिलेंडर का गैस निकल रही है, मतलब उतना जगह घेर लिया वो। तो इसलिए आयतन भी अनिश्चित है और आकार भी अनिश्चित है। फर्स्ट लेक्चर में बात किए थे क्यों है, ये एक बार फिर सोचो कि आकार और ये दोनों अनिश्चित क्यों हैं। तो दिमाग में रखो, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल इसका क्या रहेगा, बहुत कम रहता है। इतना कम रहता है कि अट्रैक्ट एक दूसरे के में खिंचाव बहुत ज़्यादा उनका हो ही नहीं पाता है। दूसरा है तापीय ऊर्जा, जैसे ही ये कम होगा तो तापीय ऊर्जा बढ़ जाएगी, खूब गति करेंगे, गति करने का जगह खूब मिल गया इनको तो खूब दौड़ लगाएंगे। फर्स्ट लेक्चर में देखिएगा, दौड़ ज़्यादा लगाएंगे, गर्मी पैदा होगी और ज़्यादा दूर दूर भागेंगे। तो तापीय ऊर्जा इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। जो हमने यहाँ पे प्लाज्मा से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो ठोस द्रव गैस की हम बात कर रहे हैं 3 की, उससे सबसे ज़्यादा होगी। अंतराणविक बल सबसे कम रहेगा। यही कारण है कि ये क्या है, इसका आकार और आयतन दोनों ही क्या है, अनिश्चित है। अब इसके गुण की बात, अच्छा गुण से पहले थोड़ा 118 तत्वों में आ जाए। जो वर्तमान में 118 तत्व हैं, हो सकता है कि और बढ़ जाएं, 2-4 घट जाएं, ये सब हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन अभी 118 हैं। उस 118 में से कई जगह पे 12 लिखा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 11 दिमाग में रखिए। 11 गैस हैं। अब वो 11 गैस जो हैं, धातु अधातु उपधातु कुछ भी हो सकता है, हम देखेंगे। तो 11 जो गैस होती हैं, 11 ही केवल है ना, ऐसा तो नहीं कि 105 हैं। तो 11 का नाम याद कर सकते हैं हम। उन 11 का नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ, लिख लीजिए। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैक्सिमम का तो आपको पता ही होगा। कुछ लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी सोच रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। नहीं भैया, कार्बन डाइऑक्साइड तत्व नहीं है, यौगिक है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद आर्गन, AR, आर्गन। अगर सिंबल किसी को नहीं पता हो तो नाम लिखते रहना। आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन के बाद जीनॉन, जीनॉन के बाद हीलियम। क्रम में नहीं लिख रहा हूं मैं, बस आप दिमाग में रखिए। हीलियम, हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद रेडॉन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 होते हैं सामान्य ताप पर। बाकी तो हम किसी को भी गर्म करके गैस बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन नहीं करे, सामान्य ताप पर भी देखें हम, तो ये गैस हैं 11। इनको दिमाग में रखिएगा। अब गुण पे आ जाओ, देखते हैं गुण इनके क्या हैं। गुण, अब तक मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। गुण बताने का मुझे बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे स्कोप बचा नहीं है, बट बता फिर भी लिख लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा गुण में इसके, यही बात तो इधर लिख दिया हूँ, हमने लिख रहा हूँ। अंतराणविक बल कम होता है, तापीय ऊर्जा ज़्यादा होती है। एक डायग्राम भी पिछले लेक्चर में बनाए थे, उससे और क्लियर आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे दिमाग में क्या रखना है आपको, इनका घनत्व बहुत कम होता है। घनत्व, बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो घनत्व बहुत कम होता है। उसके बाद संपीड्य होते हैं ये क्या होते हैं, संपीड्य होते हैं, असंपीड्य नहीं होते हैं। मतलब इनको दबाया जा सकता है, इनको दबाया जा सकता है, और दबाकर ही इनको हम छोटे छोटे जगहों में भर लेते हैं। ठोस को, द्रव को नहीं भर सकते, नहीं तो पूरे समुद्र का पानी लाके अपने घर में हम लोग भर लेते, और कहीं से पानी लाके घर में भर लेते दबा के, छोटे से जगह में एक ग्लास में भर लेते। वो संभव नहीं है। वो सिर्फ तब संभव होता जो बिग बैंग में हुआ था कि इतना बड़ा ब्रह्मांड सॉलिड है, उसके बाद भी मतलब सब कुछ इसमें है, लेकिन उसको एक छोटे से कंडेंस बिंदु पर रख लिया गया था। तो प्रकृति कर सकती है, हम नहीं कर सकते। अब और इसमें क्या है, तो इसमें भी श्यानता का गुण पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर श्यानता का गुण क्यों पाया जाता है, मैं आपको पहले बता दिया था, विसरण के कारण। द्रवों में क्यों पाया जाता है,
ससंजक बल के कारण, वो पहले लेक्चर में है, देख लीजिएगा। विसरण के कारण इसमें क्या होता है, श्यानता का गुण पाया जाता है, ये आप दिमाग में रखेंगे। इनमें भी बहने का गुण होता है, फ्लो होने का गुण इनमें भी होता है। और क्या बोल सकते हैं, और गैसों में कुछ ऐसी बात जो छूट रही हो, मुझे जहां तक लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, लगभग गुण में यही है, बाकी सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो गैस के गुण में तो ये बात हमको क्लियर हो गई, लेकिन केवल गुण से बात नहीं बनेगा। अब गैस के कुछ नियम हैं, ठोस और द्रव के नियम हमने बेसिक्स तौर पे मोटा मोटी पढ़ लिया था। श्यानता, पृष्ठ तनाव, वाष्पीकरण, अंतरा आणविक बल सबके लिए पढ़ लिया। लेकिन गैस के ये भी हमारे सिलेबस में बात, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, भौतिक रसायन, तो गैस के गुण होते हैं और बस उस गैस के गुण करेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग गैसों के गुण, अगला हेडिंग रहेगा गैसों के गुण। तो इसको मैं मिटा दूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार आज कॉमेडी बड़ा कम हो रही है, और हाँ कृष्णा कुछ बोल रहे हैं, विसरण बता दीजिए सर क्या होता है। बता दूंगा मालिक, अभी थोड़ा सा धैर्य रखो। आज थोड़ा इस टॉपिक को कंप्लीट मैं चाह रहा था कि हो जाए, इसलिए क्योंकि एग्जाम्पल देखो, कॉमेडी अनावश्यक नहीं होती है। कॉमेडी कब होती है, जब कुछ समझाना रहता है, व्यवहारिक उसका एग्जाम्पल देना होता है। अब पिछले लेक्चर में तो सारा व्यवहारिक एग्जाम्पल दे के बात समझ लिए हैं, तो अब तापीय ऊर्जा जब पहले से पता है उसमें क्या करेंगे, इसलिए अभी फैक्चुअल, ये जो हमारा चल रहा है लेक्चर या ये जो वीडियो चल रहा है, ये पूरा एक तरीके से फैक्चुअल बातें चल रही हैं, क्योंकि अवधारणाएं पीछे कर चुके हैं और इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है। ये विसरण में बता दूंगा, टेंशन मत लो आप, विसरण भी बता दूंगा और परासरण भी बता दूंगा। जो टर्म यहां मैं यूज करूंगा सब बता दूंगा, और अभी तक जितना ये टर्म यहां यूज किया हूं सब समझा चुका हूं। इस लेक्चर में कोई देख रहा हो तो पिछले लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। विसरण नहीं समझाया हूं, बता देता हूं, बट थोड़ा धैर्य रखिए। पहले गैस के नियम एक बार मैं बता दूं, उसके बाद विसरण परासरण समझा के इस वीडियो को खत्म करेंगे। चलिए अगला हेडिंग डालेंगे गैसों के नियम। गैसों के नियम छोटी क्लास में 11th में तो होगा ही, 11th में तो ये डेफिनेटली होगा, लेकिन छोटी क्लासों में भी है। 9th क्लास में जाके आप देखेंगे, 10th क्लास में देखेंगे, वहां भी है। तो गैसों का नियम क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गैस के कौन कौन से नियम यहां पे हम पढ़ेंगे, तो उसी हिसाब से आप दिमाग में बनाए रखेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग बायल का नियम। बायल का नियम मतलब बॉयल करते हैं कोई चीज, वो नहीं, विद्वान का नाम है रॉबर्ट बायल, इसने नियम दिया इसलिए इसके नाम पर बायल का नियम, शायद ये आएगा, देख लेना, बायल का नियम। दूसरा पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम, इनसे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में भी पूछ सकता है। हम यहाँ बाइफरकेट करके नहीं पढ़ रहे हैं, अलगाव करके नहीं पढ़ रहे हैं कि मेंस का अलग होगा प्रीलिम्स का अलग होगा। क्या मेंस प्रीलिम्स का अलग होगा, कंसेप्ट तो समझना ही है ना। मेंस में लिखने को आ जाएगा, लिख देना, प्रीलिम्स में उस पर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से मार्क कर देना। तो हम अलगाव करके नहीं पढ़ रहे हैं। बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, ये भी विद्वान हैं। इतिहास का वो चार्ल्स मत समझ लीजिएगा, जो राजा था ब्रिटेन का, राजकुमार था, आया था हमारे यहाँ ना, उस चार्ल्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब एक और है जिसको हम बोलते हैं गैलुसॉक का नियम। गैलुसॉक का नियम, ये भी विद्वान ही है, इंग्लिश में भी इनका नाम अभी इधर लिख दूंगा। और एक और पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, आवोगाद्रो, इसको बोलने में बड़ा आ जाता, एवोगैड्रो, इंग्लिश वाला को ही प्रोनाउंस करते हैं, एवोगैड्रो का नियम। इसका नाम जब जब पढ़ता हूं लगता है कि चमगादड़ों का नियम है, एवोगैड्रो का नियम। तो समझ लो कि ये चमगादड़ों का नियम जैसा है, नियम जो भी रहे, लेकिन नाम इसका
कोरोना जब से आ गया है तब से जब जब इसको पढ़ते समय चमगादड़ का ही दिमाग में आता है। 4 नियम पढ़ना है, बायल का, चार्ल्स का, गैलुसाक का और एवोगैड्रो का। जितना समझना है हमारे काम का उतना मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। एकदम सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल, पूरी बात आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, पूरी बात समझ में आएगी। कैसे? गैसों के 4 गुण दिमाग में हमको रखना है। गैसों में 4 गुण ऐसे होते हैं जो परिवर्ती होते हैं। परिवर्ती मतलब बदलते रहते हैं। गैसों में 4 गुण ऐसे रहते हैं जो वेरिएबल हैं, उन 4 को हम ले रहे हैं। जो 4 गुण परिवर्ती इसके होते हैं, बदलते रहते हैं, उन चारों को इन्होंने लिया है। क्या क्या? तो एक है ताप, दूसरा है दाब, तीसरा है मात्रा। मैं आपको सिंपल इसलिए बोल रहा हूं मात्रा, क्योंकि मोल नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मोल बोलूंगा टेक्निकल शब्द होगा, फिर आप बोलोगे सर मोल समझा दीजिए, तो मोल समझाना नहीं है मुझे, इसलिए मैं मात्रा लिख रहा हूं। मात्रा आप समझ ही रहे होंगे, 1 लीटर है कि 2 लीटर है कि 4 लीटर है, कितना है। मात्रा अभी समझो, मोल जहां जरूरत पड़ेगा वहां समझा दूंगा। और मात्रा के बाद एक चीज और आपको समझ लेना है, आयतन। ये 4 चीजें इसकी बदलती रहती हैं। आयतन, मात्रा, दाब, ताप, 4 वेरिएबल लिए हैं। और नियम बना कैसे है? चाहे नियम कोई भी हो, इसमें से कोई भी नियम का कैसे बना है नियम, ये समझ रहे हैं हम। क्या किया गया है? इनमें से कोई भी दो वेरिएबल को निश्चित मान लो कि बदलेंगे ही नहीं, निश्चित कर लेते हैं। इनमें से किन्हीं भी 2 वेरिएबल को, चारों में से किसी 2 को मान लेंगे कि फिक्स है, मान लेंगे। मानने में क्या जाएगा? पूरा गणित, पूरा फिजिक्स तो हम लोग मान के ही चलाए हैं अब तक। माना कि ये, माना कि वो, मान लो, मान लेंगे, ये लोग भी मान लिए। और 2 को फिक्स मानेंगे और 2 के बीच का संबंध देखेंगे कि 2 को फिक्स कर लिए तो अन्य 2 के बीच में क्या संबंध स्थापित हो रहा है। अन्य 2 के बीच संबंध स्थापित करेंगे, अन्य 2 के बीच संबंध स्थापित करेंगे। बस समझ लो कि यही काम करेंगे तो नियम बन जाएगा। ये चारों 4 चीजें हैं, 4 नियम। 2 को फिक्स करेंगे और 2 के बीच में संबंध देखेंगे। संबंध मतलब कुछ लोगों को लग रहा होगा कैसा संबंध भैया, ये मामा चाचा वाला संबंध तो नहीं। हम बस ये देखेंगे कि 2 फिक्स कर लिए तो बाकी जो 2 बचेंगे उसमें से कौन बढ़ेगा, तो क्या दोनों साथ बढ़ेंगे, क्या दोनों साथ घटेंगे, क्या एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। ये संबंध देखना है कि जब 2 को फिक्स कर लेंगे तो बाकी जो 2 बचेंगे उसमें से क्या वो दोनों एक साथ बढ़ते हैं या दोनों एक साथ घटते हैं, या दोनों में से किसी एक को बढ़ाने पर दूसरा घट जाता है या दूसरे को घटाने पर पहला बढ़ जाता है, उल्टा चलते हैं। इसी बात को अगर आप फिजिक्स की भाषा में जाकर बोलेंगे तो अनुक्रमानुपाती ये बात हो गई और ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यही बात हमको देखना है। आपको पहले समझा चुका हूं फिजिक्स की क्लास में बहुत बेसिक एग्जांपल देकर कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, वहां से आप समझे होंगे। और अदरवाइज फिर फिजिक्स में कभी डिटेल में देखेंगे। एकदम सिंपल व्यवहारिक एग्जांपल दिया था कंबल का और तापमान का, कंबल का और कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल देकर समझाया था। अब हम लोग बनाते हैं, यह बना लो तुम लोग कॉपी में फटाफट कि गैसों के नियम का मतलब क्या है। गैस का नियम बनाने का तरीका है, 4 गुण वेरिएबल लेंगे, उनमें से कोई 2 को फिक्स रखेंगे और बाकी जो 2 बचेंगे उन दोनों के बारे में देखेंगे कि उनके बीच में कैसा संबंध स्थापित हो रहा है। उसके बाद पढ़ते हैं, जरा सा में खत्म हो जाएगा। बस समझना है, बात को क्लियर करना है, इसलिए आराम से कर रहे हैं कि चीज़ें आपको अब क्रिस्टल क्लियर, आज बात हो गई है तो क्रिस्टल क्लियर बोल रहा हूँ, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यार मेरा मोबाइल कहाँ है? कुछ लोग कहीं मैसेज आया जा रहा है और समझ नहीं आ रहा है कहाँ है।
चलो कोई बात नहीं, अब क्लास के बाद ही देखूंगा। मिटा देता हूं इसको और एक एक नियम अब देखते हैं। ये बात समझ गए हैं आप? तो अब एक एक नियम देखिए, बहुत सिंपल तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं बायल का नियम। प्रीलिम्स में यही सब जो पूछ सकता है, मेंस में जो पूछ सकता है, सब यहां पे हो जाएगा। बायल का नियम किससे? गैसों से संबंधित। इंग्लिश में इसका नाम आएगा BOYLE लगा देंगे तो बायल्स लॉ, बायल का नियम। समझो क्या करना है इसमें। बायल के नियम में आपको क्या करना है, तो प्रेशर और आयतन के बीच का संबंध बताएगा। सबसे पहले दिमाग में क्या करेंगे, तो लिखेंगे यह दाब और देखो ये निश्चित नहीं रहेगा ना, दाब निश्चित है ना आयतन। यह दाब और आयतन के बीच का संबंध बताता है। किसके? गैस के। यह दाब और आयतन के बीच का संबंध बताता है। तो अगर मान लो बायल का नियम नहीं दिया है नाम, संबंध बताता है, नाम अलग दे दे, तब क्या करोगे? इतना ही बदल देगा, तकलीफ हो जाती है लोगों को। बोलेगा दाब और आयतन संबंध किसका नियम है? दाब और आयतन संबंध कौन सा नियम है? तो बायल का नियम है। क्या होगा? तो आपको नियत रखना है। क्या नियत रखना है? सबसे पहले नियत वाली बात समझो। नियत हमको दो चीजें रखनी है। एक रखना है नियत क्या, तो तापमान नियत रख देना है। ताप न तो बढ़ाओ न तो घटाओ, और मात्रा नियत रख दो। दो बातें नियत हो गई। तो होगा क्या? तो यहां लिख लेते हैं तो क्या। इन दोनों को नियत रख लिए तो क्या होगा? तो क्या होगा वो बताते हैं कि होगा क्या, कि जो दाब है P और जो आयतन है V, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं? व्युत्क्रमानुपाती रहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। क्या कि बायल के नियम में बोलता है कि अगर हम तापमान और मात्रा को, किसी गैस के मात्रा और तापमान को, मैं बोल के लिखवा भी दूंगा अगर आपको परिभाषा चाहिए तो, तापमान और मात्रा को निश्चित रख दें तो उस पर उसका दाब और आयतन दोनों क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या? P व्युत्क्रमानुपाती V। दाब बढ़ाओगे आयतन घट जाएगा, दाब घटाओगे आयतन बढ़ जाएगा। कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आती, उनके लिए स्पेशल तरीका है। क्या तरीका है? इसके जस्ट नीचे बनाओगे, जगह है? ठीक है, इसके जस्ट नीचे बनाओगे। देखो ये एक सिलेंडर है और यहां एक पिस्टन लगा दो। पिस्टन मतलब दबाने वाला। ये पिस्टन है, यहां गैस हमने भर दिया है। गैस की निश्चित मात्रा है, 2 लीटर गैस है। ऐसे ही डायग्राम बना लेना कॉपी में, कभी भूलोगे नहीं। ये 2 लीटर हमने इसमें क्या कर लिया है? गैस भर लिया है। अब देखो अभी क्या है, इस पर दाब, यहां तक दाब लगाया गया है। दाब जो भी है इसका, जितना भी हो, मान लेते हैं कि 10 पास्कल का दाब है। पास्कल दाब का मात्रक है, रास्कल नहीं बोल रहा हूं। कुछ लोग रास्कल सोचे कि हमें रास्कल बोल रहे हैं। गुस्सा तो कोई नहीं हो रहा है? कृष्णा भाई रास्कल मैंने नहीं बोला आपको, ये पास्कल है। 10 पास्कल का दाब लगा, और भी दाब के कई मात्रक होते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं। और आयतन इसका कितना है? मान लेते हैं कि अभी ये इतना जगह घेर रहा है। देखो इतना जगह घेर रहा है। अभी हमने क्या किया? दाब को बढ़ाया। बर्तन वही है सेम, मैं दाब को बढ़ा दिया, पिस्टन को दबा के नीचे लेकर आ गया, मतलब दाब बढ़ गया। और दाब बढ़ा तो हमने देखा कि यही जगह क्या हो गया? और कम घेरने लगा। देखो इतने से जगह में ही ये सब आ गए, ये इतने जगह में भर गए। दाब बढ़ाया तो आयतन कम हो गया, दाब ज़्यादा है, दाब कम है तो आयतन ज़्यादा हो गया। दोनों उल्टा संबंध दिखाते हैं। यही बात है। इसको अपने शब्दों में हिंदी आता है तो लिख लोगे आप। अब गणित की बातें थोड़ी आपको उलझाती हैं कि यार ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या है। तो छोटी क्लास में आप पढ़े होंगे कि जब भी हम ये
चिन्ह को हटाते हैं तो कोई नियतांक लगाते हैं, वो नियतांक हम लगा लेते हैं के, तो के इंटू में 1/v बराबर लगा दिया। नहीं, मेंस के लिए काम आएगा, प्रीलिम्स के लिए नहीं। इधर गुणा कर लो, पीवी बराबर क्या आ गया के, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का गुणा कभी भी करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, नियतांक रहेगा, हमेशा इक्वल ही आएगा। गैस के कभी भी प्रेशर और वॉल्यूम का गुणा कर दो तो हमेशा एक ही वैल्यू आएगी, अगर वो गैस सेम है तब। और इसी बात को कभी कभी कुछ लोग लिख देते हैं क्या कि अलग अलग इसकी मात्रा लिए। पहले वाला प्रेशर मान लो P1 था, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ऐसे बना देता हूँ, आपको क्लियर रहेगा। पहला मतलब पहली स्थिति में मान लेते हैं कि प्रेशर P1 था, आयतन V1 था, आयतन V1 प्रेशर P1। दूसरी स्थिति यहाँ लिख देता हूँ, दूसरी स्थिति में क्या, दूसरी स्थिति में प्रेशर बनाते रहिए P2 आयतन V2। तो ये नियम क्या बोलता है कि P1 V1 जितना रहेगा, दोनों का गुणा बराबर रहेगा ना, देखो, तो P1 V1 जितना रहेगा उतना ही P2 V2 रहेगा। बस अगर पीएससी के मेंस में आपसे बायल का नियम पूछ लिया, आप ऐसे डायग्राम फॉर्म में उसको बना दो, उसको भी मज़ा आ जाएगा कि हाँ यार, इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर बात पता है कि क्या है ये। और इसी को शब्दों में लिख लो, लिखना हो तो। मैं लिखवाऊंगा नहीं शब्दों में, आप खुद लिखिएगा। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? इतनी बातों में किसी को कोई समस्या हो तो पूछो। ठीक है, तो बायल का नियम खत्म हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कौन है? चार्ल्स। अब बहुत आसानी से समझ पाओगे, एकदम सेम यही चीज अब इधर हम देखेंगे। चार्ल्स का नियम PVK से समझा दीजिए। आप सिंपल तरीके से ये PVK, ये आप बोल रहे हैं P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, K मतलब कांस्टेंट, नियत रहेगा हमेशा। तिर्यक गुणा किया ना, तो P मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का कभी भी एक गैस के लिए गुणा करेंगे, चाहे प्रेशर घटा लो। देखो यहां प्रेशर जितना होगा ना और यहां जितना वॉल्यूम होगा, इन दोनों का गुणा कर दो तो जितना मान आएगा ठीक उतना ही मान यहां भी आएगा। प्रेशर और वॉल्यूम का गुणा करोगे तो, क्योंकि देखो यहां वॉल्यूम ज्यादा है ना, यहां प्रेशर कम है, गुणा करोगे उतना ही आएगा। यहां प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, गुणा करोगे उतना ही आएगा। लेकिन शर्त यह है कि ये दो चीजें फिक्स होनी चाहिए, तापमान और मात्रा। तापमान और मात्रा कम ज्यादा कर रहे हो तो नहीं नियम काम करेगा। समझ गए? पहली स्थिति से, हाँ तो आ गया ना समझ में? जल्दी बोलो, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं चार्ल्स का नियम। हर बात आपको एकदम 100% आनी चाहिए कि रट्टा ना मारना पड़े। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स साहब क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो हम देख लें कि किसके बीच का संबंध बताता है ये। तो किसका? ताप और आयतन का संबंध बताता है। ताप व आयतन का संबंध बताता है। तापमान एवं आयतन का ये संबंध बताता है। तो दिमाग में आप रखेंगे कि चार्ल्स का नियम कौन सा संबंध बताता है? तो किसी गैस के ताप और आयतन का, जब ताप और आयतन का संबंध बताएगा तो बाकी चार चीजों में जाके देख लो कि क्या नियत रहेगा। देख लेते हैं, तो अब क्या क्या नियत रहेगा हम देख लेते हैं। यहां पे अब नियत क्या रहना है दिमाग में? चारों में से चीजें देखो, दो चीजें नियत रख दो। ताप आयतन तो यहां पे हो गया, तो दाब नियत रहेगा और मात्रा नियत रहेगी। दाब और मात्रा नियत तो होगा क्या? फिर नीचे लिख लो, तो क्या नियत रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो होगा क्या? देखो अब बच गया यहां पे क्या? तापमान और वॉल्यूम। तो यहां पे आयतन और यह है तापमान। आयतन और तापमान दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती।
अनुक्रमानुपाती मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, या तो साथ साथ घटेंगे या तो साथ साथ बढ़ेंगे। देखो सिंपल सी बात, चार्ल्स का नियम ताप एवं आयतन का संबंध को दर्शाता है। इसके अनुसार किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब को नियत रख दिया जाए तो उसका आयतन उसके तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। बस इसी बात को देख के लिख देना है। अब ये बात समझ में नहीं, इसका मतलब क्या, V अनुक्रमानुपाती T, व्युत्क्रमानुपाती में 1 बटा लगाते हैं, अनुक्रमानुपाती में सीधे लगाते हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या है, तो फिर इसको सिंपल बताते हैं। देखो ये है, गैस को हमने पिस्टन लगा के दबा दिया है, पिस्टन प्रेशर लगाया है और यहाँ गैस भरी हुई है। अब हम दाब को कुछ नहीं करेंगे, तापमान यहाँ पे, तापमान को हम जो चाहें वो कर सकते हैं, बस दाब और मात्रा को कुछ नहीं करेंगे, मात्रा कम ज़्यादा नहीं करेंगे, दाब को कम ज़्यादा, पिस्टन को ऊपर नीचे अपने मन से नहीं करेंगे हम। अब देखो क्या करता हूँ मैं, इसी को, सेम बर्तन है, थोड़ा छोटा बड़ा मेरा हो रहा है तो कोई बुरा ना माने, एकदम माप के नहीं बना रहा हूँ मैं। ये पिस्टन है, पिस्टन को छूना ही नहीं है, दबाना ही नहीं है, प्रेशर कम ज़्यादा नहीं करना है। अब हम सिर्फ क्या कर दिए हैं, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर लूँ ऐसे, ये। अब देखो होगा क्या, जैसे ही नीचे आग जला दो, हर्षवर्धन बोलते हो ना आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, लगा दो यहाँ पे आग। देखो जैसे ही ताप बढ़ाओगे, यहाँ तापमान जितना भी था जो भी रहे, तापमान बढ़ाओगे अपने आप इसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे। अभी हम क्यों, तो दिमाग में लेके जाओ, तापी ऊर्जा बढ़ जाएगी, गर्म करेंगे मॉलिक्यूल दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, तापी ऊर्जा बढ़ गई तो जबरदस्ती इस पिस्टन को ढकेल के ऊपर लेके चले जाएंगे और आयतन अपने आप क्या हो गया, देखो बढ़ गया। ताप बढ़ाया तो आयतन अपने आप बढ़ गया, पिस्टन को छुए ही नहीं हम, ताप बढ़ाया आयतन अपने आप बढ़ गया, ताप कम था आयतन भी कम था। समझ रहे हो ना, तो ये बना लेना उसके जस्ट नीचे। अब फिर थोड़ा इस टाइप की बात समझ लेते हैं, तो मैं ये इतनी बात मिटाऊं जिससे कि इसी में मेरा काम हो जाए। अब ये वाली बात कई लोगों को समझ में नहीं आती कि ये गणितीय बात थोड़ा समझा दीजिए। तो V प्रोपोर्शनल ये हटाएंगे तो यहाँ पे K लगा दिया, KT। अब देखो फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग एक बात सोच सकते हो कि आखिर में ये K इधर ही क्यों लगा रहे हैं, K इधर क्यों नहीं लगा रहे हैं। ये किसी दूसरे लेक्चर में समझाऊंगा, आज लेक्चर बड़ा हो रहा है तो नहीं कर रहा हूँ कि K क्या कारण है कि K इधर लगा रहे हैं। K इधर भी तो लगा सकते थे। और ये 10वीं क्लास की बात है, ओम का नियम पढ़ना फिजिक्स में, 10वीं क्लास में प्रैक्टिकल भी करते हैं ओम का नियम। और V बराबर RI लिखते हैं, एक बार नहीं सोचते हैं कि R इधर ही क्यों लगा, क्यों नहीं R इधर लगा दिए। तो ये आपके दिमाग के लिए सोचने का एक मैंने भोजन दे दिया है, दिमाग को चलाना, इस पर सोचना किसी दूसरे क्लास में बताऊंगा, तो याद रखना, ये दूसरे क्लास में पूछना मुझसे। V बराबर KT। अब यहाँ पे क्या है, T को नीचे लेके आ जाओ तो V बटा में T बराबर क्या आ जाएगा, K। मतलब वहाँ पे दोनों का गुणा हमेशा बराबर हो रहा था, यहाँ पे इन दोनों का अनुपात, इसी भाग को बोलते हैं अनुपात यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनका अनुपात हमेशा निश्चित रहता है। मतलब यहाँ पर आयतन और ताप का भाग दे लो, यहाँ पे आयतन और ताप का भाग दे लो, दोनों का मान बराबर आएगा। इसी को दूसरे शब्द में कैसे लिखोगे, पहली स्थिति में मान लो कि ये V1 था, ये T1 था तापमान, दूसरी स्थिति में ये V2 था और ये T2 था। अरे भाई तापमान कम ज़्यादा हुआ है ना, यहाँ तापमान 10 डिग्री था, आयतन जो भी लीटर होगा देख लेना, इमेजिन कर लो। फिर यहाँ पर तापमान बढ़ गया तो तापमान T2 हो गया, आयतन बढ़ गया, हम देख रहे हैं V2 हो गया। तो इस समय फार्मूला क्या बन जाएगा, इस समय फार्मूला बन जाता है, अतः ये फार्मूला बन जाता है V1 T1 बराबर V2 T2। बस मेंस में आता है तो ऐसे लिख देना है, प्रीलिम्स में आएगा तो सब कुछ बता सकते हो कि किसका संबंध दिखाता है, क्या नियत रखता है, जो जिनके बीच में संबंध बताता है उनका संबंध कैसा रहता है। यही तो प्रीलिम्स से पूछेगा, और क्या पूछेगा, मेंस से पूछेगा। तो इस तरीके से आप लिख देना। समझ रहे हो बात को।
आज इतना तेज बोल रहा हूं मैं कि अगर आप लोग 1.5 या 2 स्पीड पर देखोगे तो समझ ही में नहीं आएगा। समझ, अगर कोई रिकॉर्डेड लेक्चर को चाहे कि मैं 1.5 या 2 पर देखूं तो बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1.5 या 2 पर बोल रहा हूं। ठीक है ना? तो रिकॉर्डेड में भी आपको इसमें नॉर्मल पर ही देखना पड़ेगा, 1.5-2 पे नहीं देख पाओगे। चलिए, ये काम खत्म हुआ हमारा। चार्ल्स भाई खत्म हो गए। चार्ल्स भाई खत्म हो गए मतलब चार्ल्स का नियम खत्म हो गया। और चार्ल्स भाई तो पता नहीं कब के खत्म हुए हैं। छोटे क्लासों में जब पढ़ते थे और कोई खत्म होता था तो छुट्टी मिलती थी, बड़ा खुश होते थे। तो यहाँ कुछ लोग खुश रहे होंगे कि अच्छा चार्ल्स भाई खत्म हो गए, अब छुट्टी होगी, मौन रखा जाएगा 2 मिनट का। नहीं, मिटा रहा हूं। अगला नियम आएगा किसका? तुम लोग बहुत आसानी से बातें सब समझ रहे हो कि अब होगा क्या। अगला है गे लुसाक का नियम। इंग्लिश नाम लिख देता हूं, गे लुसैक्स लॉ, गजब का नाम है। गे लुसाक का नियम सब छोटी क्लास में ही पढ़े, इसको दाब का नियम भी बोलते हैं। गे लुसाक का नियम, जिसको दाब का नियम भी हम लोग बोलते हैं। चलो, क्या संबंध बताता है ये? तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का संबंध बताता है। प्रेशर मतलब दाब, और दाब व ताप के बीच का संबंध दर्शाता है। ये संबंध बताता है। एक बात प्रीलिम्स के लिए पक्की हो गई। अब अपने आप समझ सकते हो कि जब ये 2 के बीच संबंध बताता है तो निश्चित क्या रह रहा होगा। तो फिर बनाओ यहाँ पे नियत। क्या नियत? 2 चीजें रहेंगी। क्या क्या रहेगा? तो नियत एक आयतन रहेगा, दूसरा मात्रा रहेगा। आयतन और दूसरा रहेगा क्या? मात्रा। 2 चीजें नियत, तो क्या नियत रख लेंगे तो क्या बनेगा? देखिए क्या बनेगा। अब यहां पे क्या होगा? तो गे लुसाक भाई ने बताया, उन्होंने मुझे बताया था कि आप बच्चों को बता दीजिएगा, तो मैं बता रहा हूं। ठीक है ना? मैं नहीं बताया हूं, ये गे लुसाक भाई मुझे बताए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इतने महान आदमी हैं तो इनका काम तो इतना कर ही सकता हूं, मैं आप लोगों को बता ही सकता हूं। ये क्या बोले कि जो दाब होता है ना, दाब, ये किसके? ताप। और ताप, एक शब्द यहां पे आएगा परम ताप। ये फिजिक्स में आप लोग सुने होंगे, परम ताप। परम ताप कुछ नहीं, बस इतना समझ लो कि जो भी तापमान रहेगा ना T, उसमें 273 डिग्री जोड़ दोगे, जो भी वैल्यू आएगी समझ लो कि वो परम ताप है। करेक्ट 273 नहीं बल्कि 273.15 होता है। हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 273 ही जोड़ेंगे, 0.15 से मतलब नहीं है। तो परम ताप के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। परम ताप लिखना होगा तो अभी नोट डाल के लिखवा दूंगा, विसरण बताना है ना, उसी के साथ बता दूंगा। क्या होता है? दाब परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये समझ लो कि ये टायर है आपके बाइक का, बाइक 4 व्हीलर जो भी हो, टायर है, इसमें गैस भर दी है, जगह तो बराबर ही है ना। ऐसा तो नहीं कि टायर अपने आप छोटा बड़ा हो रहा है। टायर में भरा हुआ है गैस, दूसरा ये टायर वही टायर है, भरा हुआ है। तो होगा क्या? देखो, गर्मी के दिनों में ताप बढ़ जाता है। गर्मी में ताप क्या होता है? बढ़ता है ना। और जब गर्मी में ताप बढ़ता है तो टायर थोड़ा फैल जाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, टायर थोड़ा फैल जाता है। पूछ लेगा कभी क्वेश्चन भी कि ये किस नियम में काम कर रहा है, प्रैक्टिकल तरीके से। और यही सर्दी में अगर जाकर देखेंगे ना, तो सर्दी में ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो टायर जो होता है थोड़ा सिकुड़ जाता है, थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ, आपको मोटा फूला हुआ नहीं लगेगा। यहाँ फूला हुआ दिखेगा, यहाँ थोड़ा सिकुड़ा हुआ दिखेगा, बट इतना कम होता है, ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन होता है ऐसा। आप ध्यान से देखेंगे तो ये एग्जाम्पल के लिए हो गया। और इसको गणितीय फॉर्म में क्या लिखना है? P प्रोपोर्शनल टू T। इसको मिटा दे रहा हूं। इसको क्या लिखेंगे? P अनुपाती T परम ताप है। परम ताप मैंने यहां बता दिया है, परिभाषा लिखना है तो भी लिखवा दूंगा। तो फिर क्या हो जाएगा? P बराबर KT,
फिर टी को नीचे लेके आ जाओ, पी बटा में टी बराबर के, मतलब हर समय पी और टी को भाग देंगे। यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर को भाग दो, यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर को भाग दो, तो वैल्यू बराबर ही आएगी। कोई एक कम हो जाएगा, कोई ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे एडजस्ट होंगे कि दोनों बराबर रहेंगे। इसको भी अगर लिखना है अलग तरीके से तो क्या लिखोगे? पहली स्थिति में अगर मान लो P1 T1 था, दूसरी स्थिति में क्या था? P2 T2 था, तो क्या बन जाएगा यहाँ फॉर्मूला? मेंस में लिखना है तो P1 बटा T1 बराबर P2 बटा T2, बस। तो गैलुसाक भाई भी खत्म हो गए। गैलुसाक का नियम भी खत्म हो गया। अब चमगादड़ो बचा है। जिंदा नहीं है, नहीं तो केस कर देता मुझ पर कि नाम मेरा इज्जत से नहीं ले रहे हो तुम, बट जिंदा ही नहीं है तो क्यों डरे। उनका वारिस होंगे तो वो परेशान करेंगे, बट ठीक है, इतना तो सही लेंगे। तुम लोग हो ना साथ में। चलो ये बात समझ गए गैलुसाक का। प्रीलिम्स के व्यू से क्या है सब आपके दिमाग में आना चाहिए। मेंस में आएगा तो पूरा पूछेगा, प्रीलिम्स में आएगा तो आपको कौन सा संबंध दिखाता है, क्या नियत रहता है, जो नियत नहीं रहता है उनके बीच में क्या संबंध होता है, व्यवहारिक एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मूला कैसे बन रहा है, हम देख लिए। अब लास्ट नियम की बात करेंगे और वो है एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो का नियम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अब तो आपकी, अब क्या बच गया होगा। अब बोलते हैं इसको, इंग्लिश नाम लिख देता हूं, एवोगैड्रो का नियम। काफ़ी फेमस विद्वान है ये, आगे भी आप इसका नाम सुनते रहेंगे, एवोगैड्रो का नियम। चलो ये संबंध किसका बताता है? तो आयतन और मात्रा का संबंध बताता है। किसका? किसी गैस के आयतन व उसकी मात्रा का संबंध बताता है। मात्रा को मैं मोल शब्द यूज ही नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। मात्रा आप समझ रहे हैं, जितना भी मात्रा उसकी रहेगी। आयतन व उसकी मात्रा का संबंध दर्शाता है। प्रीलिम्स के लिए एक तो यही काम हो गया, आयतन और मात्रा संबंध बताओ, मेंस में बोल देगा। 10वीं क्लास में एमपीपीएससी में ऐसा होता था कि हमेशा पीटी स्क्वायर थ्योरम बोल देता था, तो देख के पीटी स्क्वायर थ्योरम हम कर देते थे। एक किसी साल ऐसा हो गया कि बोल दिया था कि स्पर्शी और प्रतिच्छेदी रेखा का प्रमेय लिखिए। बच्चे बोले किताब के बाहर आ गया, क्योंकि उसका नाम पीटी स्क्वायर याद करते थे। वो नीचे बोलता था कि पी ए इतना है, पी बी इतना है, तो पी ए इंटू पी बी बराबर पीटी स्क्वायर, तो हम समझ जाते थे कि पीटी स्क्वायर वाली प्रमेय है। नाम बदल दिया, काम बिगड़ गया। इसलिए मेंस में आपके साथ ऐसा कर देगा कि गैसों से संबंधित आयतन व उसकी मात्रा से संबंधित नियम को बताइए। तो आप नीचे सबसे पहले यही लिखेंगे कि इस नियम को एवोगैड्रो का नियम भी कहा जाता है। और जैसे ही एक लाइन सबसे पहले लिखेंगे, चेक करने वाला नंबर दे देगा, बोलेगा कि अब जानना ही नहीं है किसको आता है कि नहीं आता है। चलिए, तो आयतन व उसकी मात्रा का संबंध दर्शाता है। नियत क्या रहता है? तो नियत डेफिनेटली अब समझ सकते हो कि आयतन और उसकी मात्रा का संबंध दर्शाता है। तो ताप और दाब दोनों क्या रहेंगे? नियत रहेंगे। ताप और दाब नियत हो गए। नियत हो गए तो होगा क्या? तो होगा क्या? अब जो चीजें बच गई हैं उसको देख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा उस समय? तो जो आयतन होता है ये मात्रा के क्या होता है? अब यहां अणुओं की मात्रा एक तरीके से समझ लो। गैस में जो अणु के मॉलिक्यूल हैं, इसलिए मोल की बात यहां आती है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती होते हैं। मात्रा जितना ज्यादा रहेगा उतना आयतन ज्यादा है। मात्रा तो देखो, इसके लिए एग्जाम्पल बताने की जरूरत ही नहीं है। मात्रा ज्यादा आयतन ज्यादा, मात्रा कम आयतन ज्यादा। इसका क्या एग्जाम्पल दूं? टायर मायर यहां एग्जाम्पल मिल गया। यहां तो देख के ही समझ में आ रहा है ना कि मात्रा बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, मात्रा कम करेंगे आयतन कम हो जाएगा। तो जनरल तरीके से ही बात समझ में आ रही है, तो यहां कोई एग्जाम्पल बनाने की जरूरत है नहीं। 2 लीटर लिया, ज्यादा जगह घेरेगा। 5 लीटर ले लो, ज्यादा उससे ज्यादा जगह घेरेगा, क्योंकि ताप और दाब का तो हमें फिक्स ही रखना है। ये आके कुछ प्रभाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन इनको फिक्स रख दिए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मात्रा जितना ज्यादा उतना आयतन ज्यादा, जितना मात्रा कम उतना आयतन कम। तो
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v प्रोपोर्शनल टू n, मात्रा को n दिखाते हैं, और n क्यों, तो n जो है मोल को हम दिखा रहे हैं। अब वो मोल क्या है देखेंगे, बस यहां पे समझ लो, एक मोल में गैस की मात्रा को यहां पे हम क्या बोल देते हैं, मोल। बट अभी तुम लोग बस इतना समझो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक टेक्निकल शब्द आ जाएगा, परेशान होगे। ये इसका फॉर्मूला अगर देना चाहोगे तो क्या बनेगा, v बराबर के एन, फिर इसको मिटा के बना देता हूं, क्या हो जाएगा, v बटा में n बराबर के, हर समय आयतन और मात्रा का भाग देंगे तो नियत आएगा। फिर पहली स्थिति दूसरी स्थिति कर लो, पहली स्थिति में v1n1, दूसरी स्थिति में v2n2, तो डेफिनेटली फॉर्मूला अपने आप बना लोगे, एक पढ़ लिए हो तो v1 बटा n1 बराबर v2 बटा n2। इस तरीके से एवोगैड्रो का नियम भी खत्म हो गया है। गैस के 4 नियम हमको जानने थे, 4 नियम हमने जान लिया। अब जाते जाते 4 बातें और करेंगे, उसके बाद चैप्टर पूरा कंप्लीट। अगला चैप्टर रहेगा मिश्रण और विलयन पर, कुल मिला के विलयन पर रहेगा। इसको मिटा देता हूं, ये आप जरूर लिख लो, इसको यहां मिटा रहा हूं। और अब आपको दिमाग में क्या रखना है, तो आदर्श गैस, जब इतनी बात पढ़ ली है तो एक बात और पढ़ ही लेते हैं। अच्छा, यहां एक नोट तुम लोग लिख लो यार, यहां एक नोट लिख लो, टेक्निकल इसमें शब्द एक आएगा लेकिन उसके चक्कर में मत पढ़ना, बाद में हम उसको समझेंगे आगे। अभी बस लिख लो लिखने के लिए। हर्षवर्धन कुछ बोल रहे हैं, और एक बात मेरी भी गुरुजी। हाँ, आपका बात तो हम सुन ही रहे हैं, 4 बात पहले सुन लो, फिर आपकी बात तो क्लास के बाद सुनेंगे ना, क्योंकि आपकी बात तो खाने पीने वाली है। चलो, नोट में एक लाइन लिख लो, 1 मोल में गैस के अणुओं की संख्या, ऐसे लिखो नोट में, n बराबर 1 मोल में, अब मोल क्या है मैं आपको बाद में करूंगा। 1 मोल में गैस के अणुओं की संख्या, ये n जो है ना यहाँ पे मात्रा, किताबें ऐसी लेती हैं, इसमें एक वैल्यू याद करना है इसलिए बता रहा हूं, नहीं पूछेगा आप लोगों से कभी, बट लिख लो। जहां n बराबर 1 मोल गैस में अणुओं की संख्या है, उसको मात्रा दर्शाते हैं यहां पे हम। 1 मोल गैस में अणुओं की मात्रा है, और इसका मान कितना होता है, कितने अणु होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, जितना हम सोच नहीं सकते। 6.022 इंटू 10 की घात 23, इतनी संख्या में होते हैं, और इसी को बोलते हैं चमगादड़ों संख्या, एवोगैड्रो संख्या। क्या भरोसा कभी सनक जाए, एग्जाम लेने वाले यहां तक पूछ लें तो ठीक है, अदरवाइज हमारे काम का ज़्यादा है नहीं। एवोगैड्रो संख्या, इसी को हम बोलते हैं। चलिए, अब बात आती है आदर्श, जब द्रव पढ़ लिए हैं, ट्रू सॉलिड पढ़ लिए हैं, तो आदर्श गैस क्या है। तो आदर्श गैस आप दिमाग में रखिएगा क्या, कि ऐसी गैस लिख लो, ये भी आज तक हुई नहीं कोई गैस, आज तक कभी तक कोई गैस ऐसी मिली नहीं है। ऐसी गैस जो सामान्य ताप व दाब पर, या तुम ऐसा बोलो, ऐसी गैस जो चार्ल्स, नाम में लिख ही देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे मैं लिखवाऊंगा, चारों का पालन करती है। आप भी एग्जाम में चारों का पालन कर दोगे, चेक करने वाला समझ नहीं पाएगा ये चारों किसकी बात कर रहे हैं आप। ऐसे गैस जो चार्ल्स बायल, गैलुसाक या दाब बोल सकते हो, गैलुसाक तथा एवोगैड्रो के नियमों का पालन करती है। एवोगैड्रो के नियमों का एक साथ पालन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आदर्श गैस। रियल में ऐसी कोई गैस अब तक मिली नहीं। तो इसका फार्मूला एक लोग बना लेते हैं, और वो फार्मूला क्या होता है, बड़ा आसान है। देखो,
एक नियम क्या था वो पीछे जाके देख लेना, V प्रोपोर्शनल टू, ये बायल साहब थे। दूसरा क्या था, कुछ लोग बोलेंगे V पर ऐसा नहीं था, अरे बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा। देखो V 1/P था ना, उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/V हो जाएगा, ये आ जाएगा P, इसलिए मैं ऐसा V, अच्छा ये तो ऐसा ही था, V प्रोपोर्शनल टू P, 1/P। दूसरा क्या है, दूसरा नियम है V अनुपाती T, देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो पूछना। V अनुपाती N, इन तीन को देख लो और इन तीनों को मिला दो एक में, तो एक तरफ तो V है ही तीनों के, V एक ही तरफ रहने दो, इन्हें की गुणा करके घात 3 कर देना, एक ही रहने देना है। और ये क्या बन जाएगा, इन तीनों का गुणा कर दो, 1/P इंटू T इंटू N, तो V अनुपाती आ जाएगा क्या, NT/P। और इसी को अगर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, बराबर लगा देंगे और बराबर यहाँ पे R लगाते हैं। अब वो R क्या है अपने को जरूरत नहीं है, एक नियतांक है बस समझ लो, RNT/P, P का इधर गुणा कर देंगे, PV बराबर इसी को बोलते हैं लोग nRT, आदर्श गैस का समीकरण होता है। बहुत जरूरी नहीं है, हमारे एग्जाम में मान के चलो नगण्य है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि इन तीनों नियमों का ही हमने क्या कर लिया है, एक साथ मिला दिया है, तो आदर्श गैस समीकरण बन गई है। और आज तक आदर्श गैस समीकरण को पालन करने वाली कोई गैस मिली नहीं है। आदर्श न इंजन पढ़े होगे तुम लोग 11th क्लास में, आदर्श इंजन, आज तक कोई आदर्श इंजन भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हमारा गैस के जो नियम हैं वो भी खत्म हो गए। अब बच गई है बात जो कुशवाहा जी पूछे हैं, उसको कंप्लीट करते हैं और लेक्चर ख़त्म करते हैं 10 मिनट में। उस पर हम लोग लंबी बात, थोड़ी समझने वाली बात नेक्स्ट लेक्चर में विलयन में करेंगे। 2 शब्द, एक शब्द नोट डाल के आपको 2 बातें जाननी है। जाननी इसलिए है क्योंकि शब्द यहाँ आ गया, इसलिए बता रहा हूँ। विसरण, विसरण, डिफ्यूजन और दूसरा परासरण, ये दोनों आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। इसके बाद जो लेक्चर बनेगा मिश्रण विलयन वाला, उसमें परासरण, परासरण को ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस। इतना हो गया है क्या, इतना सबको क्लियर कट समझ में आया है? इसके बाद भी अगर रटना पड़ा तो समझ लो कि पढ़ाई नहीं है। हर एक बात हमने किया है इसमें जो एक जीएस के स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कर सके वो, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, 1 डे का कर रहा हो, 2 डे का कर रहा हो या फिर 3 डे का कर रहा हो, ठीक है ना। हर एग्जाम के लिए उसकी आवश्यकता है। जितना उतना हमने इसमें बात कर लिया है। अब कुछ चीज़ मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ छूटा हुआ है, लगभग हर बात हो गई है। केवल ये परासरण विसरण, तो विसरण में लिख लो, पदार्थों के अणुओं को परस्पर मिल जाने को ही विसरण कहते हैं, बस इतना समझ लो। अभी पदार्थों के अणुओं को परस्पर मिल जाने को ही विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। बायो में याद करो, हम लोग पढ़ रहे थे प्रजनन तंत्र में कि स्पर्म और ओवा, एग, दोनों आपस में डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज मतलब क्या, मिल जाते हैं। सुने होंगे ना, टीचर अक्सर पढ़ाते समय यही बोलते हैं कि स्पर्म और ओवा दोनों आपस में क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज मतलब क्या, मिल जाते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे आगे, बस अभी समझ लो कि पदार्थों के अणुओं को आपस में मिल जाना ही क्या है, विसरण। और ऐसा ही एक शब्द आता है क्या, परासरण, ऑस्मोसिस। ये क्या है, तो मुख्य रूप से द्रव में काम आता है। द्रव में कैसे, तो अगर कम सांद्र द्रव है, कम सांद्र द्रव, सांद्र मतलब समझ लो कि कम सांद्र मतलब पतला द्रव है, थिन, और ये अधिक सांद्र द्रव है। किशमिश को भिगोते हो तो होता है, ये पढ़ेंगे आगे अगले चैप्टर में। अधिक सांद्र द्रव है तो अब क्या होंगे, अणुओं का कम सांद्र वाले
द्रव से कम सांद्र वाले द्रव से अधिक सांद्र वाले द्रव की तरफ बहना ही क्या कहलाता है? परासरण। लिख लो, मैं लिख नहीं रहा हूं, डायग्राम से बना दिया यहां पे कि द्रव के अणुओं का कम सांद्रता वाले भाग से अधिक सांद्रता वाले भाग की तरफ बहना ही क्या कहलाता है? परासरण, ऑस्मोसिस। किशमिश भिगोते होते ऐसा होता है, अंगूर को तो इस सुखाते हैं, किशमिश बनता है तो उसके अंदर गाढ़ा द्रव है, बाहर पानी पतला है, तो पानी अंदर घुस जाता है, उसके कम सांद्रता वाला पहुंच जाता है अधिक सांद्रता में और वो फूल जाता है। तो विलयन में पढ़ेंगे, अगला चैप्टर वही होने वाला है। आज की क्लास पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आप लोगों को एक तो मैं ये पूरा लेक्चर एक साथ डालूंगा, एक साथ आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, तो एक साथ चाहे तो देख लीजिएगा, और बाकी मैं ठोस, द्रव, गैस इन तीनों को अलग अलग करके भी डाल दूंगा। तो अगर एक एक करके देखना हो तो एक एक करके देखो, चाहे कान इधर से घुमा के पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, बातें की पड़ेगी। किसी को कोई समस्या? बहुत कम लोग क्लास में हैं, कई लोगों का डेटा मुझे लग रहा है कि खत्म हो गया है, बट ठीक है। टोटल 2 घंटे 7 मिनट की क्लास हुई है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग मतलब ये हो गया होगा, मुझे लगता है कि 1 घंटे 50 मिनट 55 मिनट के आसपास पूरी क्लास। इसको 3 पार्ट में करेंगे तो 45 मिनट के आसपास पहुँच जाएगा। किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछो, नहीं तो क्लास को बंद करें। मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में। अगली क्लास होगी कल। कल कब, वो आपको नोटिस में मिल जाएगा। किसी को कुछ पूछना है? चलो तो इसको रिवीजन करो, अलग अलग बुकलेट जो क्वेश्चंस के हैं उठाओ, करके देखो कि क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। हर प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हो। कोई बोल रहा है? चलिए ठीक है, फिर आज के क्लास को यहीं बंद करते हैं। सबको जप नाम। मिलते हैं अगले क्लास में।